हेलो बच्चों, कैसे हो सब। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 4 जो कि है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। हम इस चैप्टर में समझेंगे कि किस तरह से जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो चाइना जाती है, चाइना के बाद फिर यूरोप जाती है, यूरोप के बाद फिर हम इंडिया वाला कंसेप्ट देखेंगे। और इसी के साथ ही साथ इस चैप्टर से पूछे जाने वाले जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी डिस्कस किया जाएगा। ये पूरी वीडियो एक वन शॉट वीडियो होगी और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास होगी। 1 घंटे में हम पूरे चैप्टर को समझेंगे इसके डिफरेंट स्लाइड्स की हेल्प से। और इन सारे स्लाइड्स का यूज़ करके जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मैं इस चैप्टर को और भी ज़्यादा इजी करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसके सबसे पहले स्लाइड पे आते हैं और सबसे पहले स्लाइड पे हम ये देखते हैं कि आखिरकार की जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो चाइना में कैसे इंट्रोड्यूस होती है। आखिरकार की वो आई कैसे चाइना में। तो जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो चाइना में ऑलमोस्ट 594 एडी के आसपास अराउंड आती है। और चाइना में जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो सबसे पहले यूज़ किया जाता था रबिंग पेपर टेक्निक से। अब जो रबिंग पेपर टेक्निक क्या होता है यहाँ पर देखो इस वाले स्लाइड में, ठीक है। और उस बोर्ड पर ये सारे लेटर्स जो हैं वो खुरेद करके लिखे गए हैं, ठीक है, खरोच करके लिखे गए हैं। और फाइनली इंक इसी वुड ब्लॉक पे इंक लगाया जाता है। और फाइनली इंक लगाने के बाद में हम इस पेपर को इसके ऊपर रखेंगे और फिर इसको जोर से प्रेस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस सारे वर्ड्स की जो इंक है वो इस पेपर पे आ जाएगी। और इसी को बोलते हैं रबिंग पेपर टेक्निक, जो कि आपने यहाँ पर पढ़ा। अब बात यहाँ पर यह है कि वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि अगेंस्ट द इंक सरफेस, ठीक है, वुड ब्लॉक पे लगाया जाता था और उसके ऊपर पेपर रख करके जोर से प्रेस किया जाता था, तो जो इंक होती थी वो छप जाती थी पेपर पे। बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे। लिमिटेशन क्या था कि जब पेपर को उसके सीट पे रखा जाता था, वुड ब्लॉक पे रखा जाता था, तब उस कंडीशन में उस पेपर के दोनों साइड प्रिंट हो जाती थी। एक मिनट, उस पेपर की दोनों साइड ही वो चीज़ें प्रिंट हो जाती थी, जिसकी वजह से उस पेपर को दोनों तरफ से प्रिंट कर पाना मुश्किल होता था, जिसमें पेपर भी ज़्यादा यूज़ होता था। फाइनली फिर क्या होता है कि चाइना ने अपनी सबसे पहली बुक छापी, ठीक है, और वो थी आर्केडियन टेक्निक से बुक छापी, ठीक है, जिसको बोलते हैं आर्केडियन बुक। ये किसी बुक का नाम नहीं है, ये बुक के टाइप का नाम है, ठीक है। आर्केडियन बुक एक्चुअल में इस तरह के बुक्स को बोला जाता है। अभी जो यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सारे आर्केडियंस बुक हैं। इसका मतलब है बहुत ईजी वे में, ठीक है, इसके ये छोटे छोटे ब्लॉक्स पेपर्स पे लिखा जाता था और उसको साइड बाय साइड स्टिच किया जाता था। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ जो मुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर स्टिच किया जाता था, जिसकी वजह से वो बुक कुछ इस तरह का दिखती थी। और इसी बुक को बोलते हैं आर्केडियन बुक। द ट्रेडिशनल चाइनीज आर्केडियन बुक वॉज फोल्डेड एंड स्टिचेज एट द साइड। यानी कि जो सबसे पुरानी बुक्स चाइना की थी वो किस तरह की बुक थी, वो आर्केडियंस बुक थी। अब इसमें वो दोनों तरफ से उस पर लिखा जाता था और उसको स्टिच किया जाता था बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अब वहाँ पर ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी का मतलब हो जाता है कि किसी भी चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से लिखने को बोलते हैं कैलीग्राफी, ठीक है। द कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिज्ड राइटिंग। तो ओवरऑल इस तरह से चाइना में सबसे पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ और इस तरह से प्रिंट वहाँ पर डेवलप होता है। दूसरे स्लाइड पे आते हैं अपने। आपने यहाँ पर देख लिया आर्केडियन बुक क्या था, ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ये वाली, और कैलीग्राफी ये। तो इस स्लाइड में समझते हैं कि आखिरकार जो चाइना था, ठीक है, वो किस तरह से अपनी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, आपको दिखेगा कि जो चाइना था, वो कि जो इंपीरियल स्टेट ऑफ चाइना है वो बहुत लंबे समय तक प्रिंटेड मटेरियल का मेजर प्रोड्यूसर रहा है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चंस में भी आता है, बच्चों क्वेश्चन में कन्वर्ट करके देता है। व्हाई द इंपीरियल स्टेट इन चाइना वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। तो ये कई बार क्वेश्चंस में भी आता है। अब इसके आंसर को समझते हैं यहाँ पर कि जो चाइना का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था ना, उस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में एक एग्जाम होता था सिविल सर्विसेज का, जो कि उसके बड़े बड़े ऑफिसर्स की एग्जाम और रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाता था। तो उस सिविल सर्विस के एग्जामिनेशंस में ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर होते थे, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर होते थे, जिनके लिए प्रिंटेड मटेरियल यानी कि बुक्स को छापने का काम करता था इंपीरियल स्टेट ऑफ चाइना। इसका सीधा मतलब है कि चाइना में जितने भी बुक छापे जाते थे उन सभी को छापने का काम कौन करता था, चाइना, ठीक है। और फाइनली जाकर के 16th सेंचुरी में उस एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट अपीयर होते थे उनकी संख्या बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से बुक्स की डिमांड भी बढ़ने लगती है। क्लियर है यहाँ तक। इसी वजह से जो चाइना था वो लंबे समय तक, ठीक है, मेजर प्रोड्यूसर रहा है प्रिंटेड मटेरियल का। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर देखो
कि 17th सेंचुरी में चाइना का अर्बन अर्बन जो कल्चर होता है वो ब्लूम कर जाता है, मतलब अचानक से फैलने लगता है, विस्फोट कर जाता है उसमें, कि अचानक से वो कल्चर क्या हो गया, फैलने लगा, प्रिंट को डाइवर्सिफाई करने की। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ सीधा देखो कि प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज बाई स्कॉलर्स। इसका सीधा मतलब है कि जो चाइना की प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ उसके स्कॉलर्स के थ्रू यूज़ नहीं की जा रही थी। स्कॉलर्स का मतलब है कि उनके स्टूडेंट्स की तरह यूज़ नहीं की जाती थी, उसको यूज़ करने वाले उसके मर्चेंट्स भी होते थे। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी या ट्रेडर, और वो ट्रेडर उस प्रिंटिंग मटेरियल का यूज़ अपने डेली लाइफ में करते थे, साथ ही साथ अपने ट्रेड के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए करते थे। इसी के साथ ही साथ चाइना की जो रिच वुमेन्स होती थी, जो अमीर घर की औरतें होती थी, उन्होंने भी रीडिंग को एज अ हॉबी एक्सेप्ट किया, हॉबी चूज किया, ठीक है, और उन्होंने अपनी पोएट्री एंड प्लेज को छापना, पब्लिश करना शुरू किया। इसी के साथ ही साथ आपको इस वाला क्वेश्चन जो कि सबसे पहले आपको मिला था, उसका आंसर पूरा क्लियर हो चुका होगा, जिसको आप इस वाले पैराग्राफ में अच्छे से पढ़ करके समझ सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। यहाँ पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन, यहीं पर वो क्वेश्चन जो मैंने भी आपको समझाया कि द इंपीरियल स्टेट इन चाइना वाज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल। एग्जांपल के साथ आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है, आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आप इस वाले पैराग्राफ में आप रीज़न बताइएगा कि क्यों चाइना लंबे समय तक प्रिंटेड मटेरियल का मेजर प्रोड्यूसर रहा है, साथ ही साथ एग्जाम्पल में आप इस वाले सेक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन है, देखो बच्चा, द न्यू रीडरशिप, ठीक है, प्रेफर्ड फ्रिक्शनल नरेटिव पोएट्री ऑटोबायोग्राफीज एंथ्रोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीसेस, ठीक है, और रोमांटिक प्लेज। अब चाइना में जो नए लोग पढ़ने वाले जन्म ले रहे थे, पैदा हो रहे थे, ठीक है, न्यू रीडर क्लास डेवलप हो रही थी। उन रीडिंग क्लास को चाहिए थी क्या, पोएट्रीज चाहिए थी, ऑटोबायोग्राफीज चाहिए थी, रोमांटिक प्लेज चाहिए थी। तो ओवरऑल इन चीज़ों को आप एज अ एग्जाम्पल में उस आंसर्स में आप पुट कर सकते हो। चलो अगला आते हैं अब यहाँ पर, प्रिंट इन जापान। तो अब चाइना से हमने समझ लिया कि चाइना में किस तरह से प्रिंटिंग का यूज़ होता था। अब आते हैं जापान पे। आखिरकार जापान में जो प्रिंट टेक्नोलॉजी आई वो आई थी बच्चा चाइना से ही, ठीक है। चाइना में प्रिंटिंग डेवलप होता है 594 एडी के अराउंड, लेकिन वो जापान आता है अराउंड 768 टू 770 के अराउंड, ठीक है। तो वो जापान आता है और जापान में लिखी जाने वाली यानी कि छापी जाने वाली सबसे जो पुरानी बुक थी वो थी, प्रिंटेड हुई थी 868 एडी में, जो कि थी बुद्धिस्ट रिलीजन का डायमंड सूत्रा। नीचे आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो, ठीक है, डायमंड सूत्रा, ठीक है, ये इमेजिन होती है, ये प्रिंट होती है वहाँ पर, जो कि एक उस धर्म का रिलीजियस बुक था, जिसकी फीचर्स थे कि उसमें सिर्फ 6 ही सीड थे, 6 पेपर थे ऑफ टेक्स्ट ऑफ वुड कार्ड इलस्ट्रेशन, जो कि बहुत ही अच्छे से लकड़ी के तख्ते पे आराम से लिखा गया था। अब यहाँ पर देखो, एडवांसमेंट वॉज सीन इन जापान एज कम्पेयर टू चाइना। हम यहाँ पर देखते हैं कि चाइना में प्रिंटिंग डेवलप हुआ था 594 एडी के अराउंड, लेकिन प्रिंटिंग मटेरियल का सबसे अच्छा यूज़ किया जापान ने। किस तरह से यूज़ किया? उसने प्रिंटिंग मटेरियल का यूज़ कपड़ों पे प्रिंट करके किया, अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाने के लिए, साथ ही साथ उन्होंने उसे प्लेइंग कार्ड बनाया और साथ ही साथ पेपर मनी भी बनाया। यानी कि जापान ने एक स्टेप आगे बढ़ करके चाइना से, चाइना जो कि अपने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के लिए सिर्फ प्रिंट करता था, वहीं पर जापान ने प्रिंटिंग का यूज़ शुरू किया कपड़ों पर प्लेइंग कार्ड बनाने के लिए और साथ ही साथ पेपर मनी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, पेपर मनी बनाने के लिए। पर मिडाइवल जापान की बात करते हैं तो मिडाइवल जापान में जो पोएट और पोर्ट्स होते हैं, उन्होंने रेगुलरली अपने पोएम्स को, स्टोरीज को, ठीक है, लिख करके छपवाना शुरू किया, और वो भी बहुत ही सस्ते दामों पर। साथ ही साथ अगर हम जापान की बात करते हैं तो जापान की जो राजधानी है, ठीक है, वह है टोक्यो, जो कि टोक्यो का पुराना नाम क्या है, ईडो, ठीक है। इन द लेट 18th सेंचुरी, इन द फ्लोराइजिंग अर्बन सर्कल ऑफ ईडो, यानी कि जापान में बहुत ही तेजी से, जो कि कैपिटल था जापान का, वहाँ पर उसका अर्बन कल्चर बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैलने लगता है, रीडिंग क्लास डेवलप होती है, और साथ ही साथ उनके कल्चर में, अर्बन कल्चर में, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं आर्टिशियन, कोटिशियन, टी हाउसेज और गैदरिंग्स, ठीक है, और ये सारी चीज़ें अब डेवलप हो रही थी और इन सारे रीडिंग क्लास को पढ़ने के लिए बुक चाहिए थी। अब कंडीशन ये है कि वहाँ पर जो लाइब्रेरीज होती थी चाइना में, ठीक है, जापान में, उन लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स पे, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें मिलती थी, जिसमें कि मोस्टली हैंड प्रिंटेड मटेरियल दिखता था, जिसमें से बुक्स ऑन वुमेन्स होती थी, यानी कि वुमेन्स पे लिखी गई किताबें होती थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, कैलकुलेशंस होते थे,
टी सेरेमनी होती थी, फ्लावर अरेंजमेंट्स होते थे, प्रॉपर एटिकेट, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला वाले साइड पे आते हैं। ये देखो, ये जापान की इमेज है, ठीक है। ये मैप में जापान है, यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा का पूरा ये जापान है। यहाँ पर उसकी कैपिटल सिटी टोक्यो यहाँ पर है, जो कि पुराना नाम उसका है ईडो। ये नया वाला मैप है और ये पुराना वाला मैप है, ठीक है। इस मैप में भी आप देख सकते हो ध्यान से, यहाँ पर एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, ईडो इज द फॉर्मर नेम ऑफ टोक्यो, यानी कि जो ईडो है वो टोक्यो का ही पुराना नाम है। कब? ड्यूरिंग मिडाइवल जापान में। इट बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एंड होम टू एन अर्बन कल्चर, ठीक है। आई होप यहाँ तक बच्चों समझ में आया होगा। ईडो के बारे में एमसीक्यू का क्वेश्चन अगर बनेगा। अब वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी इमेज दी गई है उसी वाले चैप्टर में, ये उकियो वाली, ठीक है, जिसको बताया था कितागावा उतामारो ने, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, उकियो बाय कितागावा उतामारो, ठीक है। ये वाली पेंटिंग, इस पेंटिंग का मतलब है द फ्लोटिंग वर्ल्ड, ठीक है। कितागावा उतामारो बॉर्न ईडो, ठीक है, वो जन्म लेते हैं टोक्यो के अराउंड 753 में। वॉज वाइडली नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन आर्ट फॉर कॉल्ड ओकियो, पिक्चर ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, ठीक है। तो ओवरऑल इस वाले पैराग्राफ से आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है कि इस पेंटिंग को किसने बनाया था, कितागावा उतामारो, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था, और साथ ही साथ उसकी पेंटिंग जो उकियो थी उसका मतलब क्या है। तो उस पिक्चर का मतलब होता है फ्लोटिंग वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। यहाँ पर फिगर 4 आपके एनसीईआरटी बुक्स में दी गई होंगी। अ मॉर्निंग सीन, यानी कि सुबह का दृश्य है ये, कि ओकियो प्रिंट बाई सुहानमोन कुबो लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। ये एक मॉर्निंग का दृश्य है कि कुछ औरतें यहाँ पर चाय बना रही हैं, चाय प्रिपेयर कर रही हैं, ठीक है। और ये सुबह में सारी अपनी जो डेली लाइफ की डेली रूटीन की काम है उसमें लगी हुई हैं। प्रिंट कम्स टू यूरोप। अब इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये है कि प्रिंट कम्स टू यूरोप में कि अब चाइना से प्रिंट कहाँ गया, जापान, जापान से कहाँ जा रहा है, यूरोप जा रहा है, ठीक है। तो चाइना से जब प्रिंट यूरोप जाता है तो बिल्कुल उसी रास्ते से जाता है जिसे हम बोलते हैं सिल्क रूट, ये रेड वाला, ठीक है। तो दो रूट थे सिल्क रूट का, एक सिल्क रूट था यहाँ पर और एक मेडिटेरियन सिल्क रूट, मेरीटाइम सिल्क रूट था यहाँ पर, ठीक है। तो सेम इसी रास्ते से सिल्क भी यूरोप जाता था और सेम इसी रास्ते से प्रिंट और पेपर भी कहाँ गया, यूरोप गया। फॉर सेंचुरीज सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फॉलोड इनटू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चा। इन द 11th सेंचुरी की बात करते हैं, तो चाइनीज पेपर रीच यूरोप वाया द सेम रूट। सेम रूट का मतलब है इस रूट से होता हुआ वो भी पहुंचता है सिल्क रूट से होता हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि पेपर मेड पॉसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट केयरफुली रिटन बाय स्क्राइबर्स। अब कंडीशन यहाँ पर यह है कि चाइना से यूरोप में, यूरोप की इटली नामक जगह पर प्रिंट आखिर लेकर के गया कौन, ठीक है। तो वो लेके जाते हैं कौन, मार्को पोलो 1295 में। ग्रेट एक्सप्लोरर थे, ठीक है, वो लेके पहुंचते हैं इटली, और इटली में वो लेके पहुंचते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को, ठीक है। एज यू रीड अबव, चाइना ऑलरेडी हैड अ टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, यानी कि चाइना में जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी वही सिल्क रूट से होता हुआ कहाँ जाता है, इटली। इटली कौन लेके जाता है, मार्को पोलो। अगले पैराग्राफ पे आते हैं। ये देखो, ये मार्को पोलो रहे, ठीक है, और इस रूट से होते हुए वो सारे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लेके पहुंचते हैं इटली। अब यहाँ पर बात यह है कि इटली में, यानी कि यूरोप में प्रिंट और पेपर के पहुंचने से पहले, ठीक है, जो लग्जरियस एडिशंस होती थी किसी भी बुक की या हैंड रिटन्स की, वो अधिकतर होती थी वेलम पे। तो वो बनाई जाती थी वेलम पे, जिसका मतलब होता था कि aristocratic circle and rich monastic libraries were scoffed at printed books as cheap vulgarity। तो आप यहाँ पर इस वेलम को देख सकते हो। वेलम ऑब्वियसली होता था कि चमड़े का बना हुआ एक सीट, यानी कि स्किन, यानी कि एनिमल के स्किन को निकाला जाता था, ठीक है, और उसे धूप में सुखा करके और रगड़ करके उसे पतले पतले सीड्स में कन्वर्ट किए जाते थे, और इन सीड्स को बाद में कट आउट करके निकाल के एज अ पेपर यूज़ किया जाता था, और इसे ही बोला जाता था वेलम। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। इस स्लाइड में समझेंगे कि आखिरकार जो बुक्स की डिमांड थी वो किस तरह से यूरोप में बढ़ना शुरू होती है।
तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, एज द डिमांड फॉर बुक इंक्रीज, बुक सेलर ऑल ओवर यूरोप बिगन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मेनी डिफरेंट कंट्रीज। अब यूरोप बहुत सारी कंट्रीज मिलकर के बना हुआ है, यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, और उन सारी कंट्रीज में अब क्या होता है कि बुक्स फैलना शुरू होता है। जगह जगह पर बुक फेयर्स लगाए जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। साथ ही साथ प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वे टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड। और जो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, अब वो जो डिमांड फैल रहा था फुलफिल करने के लिए नई नई तरीकों से, ठीक है, वो अब अपने बिजनेस को फैला रहे थे। स्क्राइब और स्किल्ड हैंड राइटर्स were no longer solely employed by wealthy or influential patrons by increasingly by booksellers as well। अब यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में बस यही बताई गई है कि किस तरह से यूरोप में बुक्स की डिमांड को जनरेट किया जा रहा था। जाहिर सी बात है कि जो वुड ब्लॉक थी ना, वो फेल इसलिए हुआ क्योंकि उसमें लोग ज़्यादा रखते थे। ठीक है, मान लेते हैं कि वुड ब्लॉक वाली प्रिंटिंग की बात करते हैं, तो अगर कोई 50 पेज का अगर आपको कोई बुक छापना है, ठीक है, कोई नॉवल बनानी है, तो इसका मतलब है कि आपको 50 लकड़ी के अलग अलग वुड ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। हर एक वुड ब्लॉक के लिए एक अलग पेज होगा, इसके लिए अलग से लेबर्स लगेंगे और उन लेबर्स की सैलरी होगी, जिसकी वजह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थोड़ी सी महंगी पड़ती थी, ठीक है, मैकेनिकल प्रिंटिंग से। अब यहाँ पर कंडीशन ये हुआ कि वुड ब्लॉक को बनाने का खर्च ज़्यादा था, साथ ही साथ मोर देन 50 स्क्राइबर ऑफ एन वर्कड फॉर वन बुक सेलर, यानी कि एक जो बुक सेलर होता था उसके पास मोर देन, ठीक है, 50 स्क्राइबर्स काम करते थे, यानी कि 50 लोग सिर्फ और सिर्फ बुक छापने का काम करते थे। इसका मतलब ये है कि बुक्स की कॉस्टिंग बढ़ जाती थी। आते हैं अगला स्लाइड पे, जो कि दिया है लिमिटेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। लिमिटेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट की बात यह है कि नीचे आपको मैन्युस्क्रिप्ट का एक फोटो दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, जो कि ओबियसली पाम लीव्स पे लिखा जाता था, पत्तों पे लिखा जाता था। द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सर्टिफाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। ठीक है, स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि क्यों जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे ना, वो बुक्स की बढ़ती डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। जिसका मतलब ये है कि बुक्स को जब कॉपी किया जा रहा था, ठीक है, वो बहुत ही महंगा प्रोसीजर होता था। उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करना महंगा प्रोसीजर होता था, लेबोरियस होता था और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था। साथ ही साथ जो मैन्युस्क्रिप्ट होते थे वो कमज़ोर होते थे, फ्रेगल होते थे, ऑकवर्ड टू हैंडल होते थे, मतलब अच्छे से वो हैंडल नहीं किए जा सकते थे, एंड कुड नॉट बी कैरिड अराउंड टू रीड इजीली। इसका सीधा मतलब ये है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होता था ना, वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता था समय के साथ। ठीक है, साथ ही साथ उसे संभाल के रख पाना मुश्किल होता था, मॉइस्चर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से उस पर लिखे गए वर्ड्स लेटर कभी कभी मिट जाते थे। ठीक है, साथ ही साथ उसे हर जगह लेके चल पाना पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि वो मोटा और भारी होता था। इसीलिए मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ पर थोड़ा बहुत फेल होता है और इसके जगह पर रिप्लेस करके आ जाता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। समझ में आई बात? ये चीज़ तो ये थी लिमिटेशन ऑलमोस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स की। देयर सर्कुलेशंस देयर फॉर रिमेन्ड लिमिटेड, उनके जो सर्कुलेशंस होते थे वो भी लिमिटेड होते थे। नेक्स्ट वाले पैराग्राफ पे आते बच्चा, स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ पर इस स्लाइड में दिया गया है, विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर, यानी कि जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी अब वो ज़्यादा पॉपुलर होनी शुरू होती है। ठीक है, अगेन सेम स्टेटमेंट कन्वर्ट किया जाएगा क्वेश्चंस में, और इसका आंसर सीधा इसके नीचे दिया हुआ है कि बाय द अर्लियर 15th सेंचुरी में वुड ब्लॉक वेयर बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल, यानी कि यूरोप में जो वुड ब्लॉक्स होते थे वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते थे टेक्सटाइल पर प्रिंट करने के लिए, प्लेइंग कार्ड बनाने के लिए, रिलीजियस पिक्चर्स विथ सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट के लिए। ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज़ होना शुरू होता है और इसी वजह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और भी ज़्यादा पॉपुलर होता है। There was clearly great need for every quicker and cheaper reproduction of text। ठीक है, this could only be with the invention of a new print technology। और ये तभी पॉसिबल हो पाया जब न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ तब। अब प्रॉब्लम क्या था ना वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ में, कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में मान लो कि जो भी लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जो भी लेटर्स लिखे हुए हैं वो टाइम के साथ में उस लेटर्स जो लकड़ी के ब्लॉक पे होते थे वो टाइम के साथ ख़राब हो जाते थे, बर्बाद हो जाते थे, जिसका मतलब था कि उन्हें दोबारा से छापना पड़ता था। ये कंडीशन है, ठीक है, दोबारा से उसे लिखना पड़ता था उन ब्लॉक्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पर द ब्रेक थ्रू अकॉर्ड स्ट्रासबर्ग जर्मनी वेयर जोहान्सनबर्ग डेवलप द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस इन 4030s। अब यहाँ पर एक नाम आता है हमारे पास में, जॉन गुटनबर्ग का। अब गुटनबर्ग क्या करते हैं, अपने प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करते हैं।
थोड़ा सा गुटनबर्ग के बारे में समझ लेते हैं। ये है जॉन गुटनबर्ग, ठीक है, और उनकी ये प्रिंटिंग मशीन। अब इस प्रिंटिंग मशीन को अगर देखोगे ध्यान से, गौर से, तो ये पूरा का पूरा फ्रेम बच्चा ये लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। इस लकड़ी के बने फ्रेम पे यहाँ पर पेपर रखने की जगह दी गई है। ये कंप्रेसर है ऊपर से और ये इसका हैंडल है। हैंडल को घुमाया जा रहा था इस डायरेक्शन में। ये मशीन ऊपर से नीचे आती थी और इस मशीन के इस वाले मेटल ब्लॉक के नीचे में मेटल्स के लेटर्स लिखे गए होते थे। उन लेटर्स को इन पेपर पे छापा जाता था और उन लेटर्स पे लगा होता था इंक, और इंक इन पेपर्स पे छप जाता था, जिसकी वजह से प्रिंटिंग आसान हो जाती थी। अब यही बात है कि वुड ब्लॉक में हर ब्लॉक पे वो वर्ड्स और वो पैराग्राफ्स लिखने पड़ते थे, लेकिन इस वाले मशीन में सारे लेटर्स अलग अलग अरेंज करने पड़ते थे। समझ में आ रहा है? सारे लेटर्स अलग अलग अरेंज करने पड़ते थे। इसका मतलब है कि हर बार स्क्राइब्स को लिखने का खर्चा कम पड़ता था, ठीक है। इसीलिए ये मैकेनिकल प्रिंटिंग थोड़ी ज़्यादा फेमस होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अब। गुटेनबर्ग वॉज द सन ऑफ मर्चेंट एंड ग्रो अप ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट। यानी गुटेनबर्ग जो सन थे वो मर्चेंट के सन थे और वो पैदा हुआ और बड़े हुए थे एक बहुत ही बड़े एग्रीकल्चर स्टेट में, यानी कि एक ऐसे जगह पर जहाँ पर मेन प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर, ठीक है। अपने बचपन में ही उन्होंने देखा था शराब यानी कि वाइन और ऑलिव से किस तरह से प्रेस करके उसमें से ऑयल निकाला जा रहा था। तो उन्होंने उसी ऑलिव मशीन से इंस्पायर होकर के उन्होंने अपना एक प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट किया जो जाना गया गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के नाम से, ठीक है। इसको रोक करके आपसे पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। क्लियर है? अब इस पैराग्राफ से समझते हैं, इस स्लाइड से समझते हैं कि ये जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया है वो क्या है। यहाँ पर बोला गया है कि जो नई टेक्नोलॉजी थी गुटेनबर्ग वाली प्रिंटिंग प्रेस वाली, ठीक है, उसने जो पुरानी एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्शन था यानी कि जो वुड ब्लॉक थी प्रिंटिंग थी या फिर तो जो हैंड प्रिंटिंग थी उसको रिप्लेस नहीं कर पाई, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस उठा करके आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे आपका जो आंसर बनेगा वो ये होगा कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, उसको नई वाली टेक्नोलॉजी यानी गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस वाली टेक्नोलॉजी प्लेस नहीं कर पा रही थी। जिसका रीज़न ये था कि जो मेटल के टाइप होते थे ना, जो मेटल के वर्क्स होते थे, वो जो लेटर्स होते थे, ठीक है, वो लिमिटेड होते थे। इसका मतलब ये है कि उसमें आप जिस तरह से डिज़ाइन बना करके नहीं लिख सकते हो, ठीक है। डिज़ाइन बना करके नहीं लिख सकते हो, इसका मतलब है कि आप जिस तरह से वो लेटर्स हैं सेम एक ही स्टाइल में सारी बुक्स छपती थी, ठीक है। जिसकी वजह से बुक्स ज़्यादा आकर्षित नहीं बनती थी, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनाया जा सकता था। इसी वजह से जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो रिप्लेस नहीं हो पाई नई वाली टेक्नोलॉजी के साथ में, ठीक है। और लोगों ने अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेफर किया किस चीज़ को लेना, पुराने वाले टेक्नोलॉजी से छपे गए बुक्स को लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारे बॉर्डर और डिज़ाइन बनाए गए होते थे, ठीक है। तो ओवरऑल इस वाले पैराग्राफ से आप पढ़ करके समझ सकते हो, ठीक है। ये बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके यहाँ पर समझा रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके कि हर पैराग्राफ से आखिरकार सीबीएसई किस तरह से क्वेश्चंस बनाती है। अब यहाँ पर है गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का बाइबल, ठीक है, जो हम अगले स्लाइड पे समझते हैं। तो गुटेनबर्ग ने अपने प्रिंटिंग प्रेस में जो सबसे पहली बुक छापी वो थी बाइबल, ये वाली बुक, ठीक है। वो बाइबल उसने छापी, ठीक है, द गुटेनबर्ग बाइबल। उसने टोटल बाइबल की 180 कॉपी छापी, ठीक है। मोर देन हैव 50 सर्वाइव, यानी कि उसमें से सिर्फ 50 ही सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। अब 100 कॉपीज़ में से अगर हम इसको बांटते हैं तो उसने टोटल 35 कॉपीज़ जो है वो वेलम पे छापी थी, ठीक है, और 145 कॉपीज़ वो थी पेपर पे, ठीक है, जिसमें से सिर्फ कितने बचते हैं, 50 आसपास बचते हैं। नो टू कॉपीज़ वेयर द सेम, ठीक है। और इसी के साथ में क्वालिटी ये है कि उनमें से कोई भी कॉपी सेम नहीं होता था और इन पूरे 180 कॉपी को छापने में टोटल 3 साल लगे थे। ध्यान रखना बच्चे, कितने साल, 3 साल टोटल 180 कॉपी को छापने में, ठीक है। और सारी की सारी कॉपीज़ वो बिक गई। यहाँ पर समझते हैं अब। इन द टेस्ट यू विल नोटिस द यूज ऑफ कलर विद इन द लेटर्स इन वेरियस प्लेसेस। फर्स्ट दिस हैड टू फंक्शंस, इट एडेड कलर टू द पेज, यानी कि वो सारी रंगीन थी। इसका मतलब ये है कि वो कलर पेज पर अगर छापी गई थी तो इसका सीधा मतलब है कि या तो उन्होंने कलर पेज ही यूज़ किया होगा, पेज का कलर ही होगा उस तरह का, या फिर तो दूसरा एंड हाईलाइटेड ऑल द होली वर्ड्स एंड एम्फेसाइज देयर सिग्निफिकेंस। साथ ही साथ उन्होंने कलर का पेज पेज यूज़ किया और साथ ही साथ उन सारे लेटर्स को, उन सारे इमेजेस को उन्होंने हाईलाइट किया। इसलिए गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में जो सबसे पहले बुक छपी थी वो थी बाइबल और बाइबल की टोटल 180 कॉपी छापी गई थी। इन 100 ईयर्स, कब से कब तक लेकर के
1450 से लेके 1550 तक जो प्रिंटिंग प्रेसेस वेयर सेट अप इन मोर कंट्रीज ऑफ यूरोप, यानी कि इन 100 सालों में जो प्रिंटिंग प्रेस था ये यूरोप की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में सेटअप हो चुके थे। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रैवल टू द अदर कंट्री, यानी कि जर्मनी के प्रिंटर दूसरे कंट्री में ट्रैवल करते थे सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट अ न्यू प्रेस। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, कि जिस हिसाब से प्रिंटिंग प्रेस के नंबर्स थे बुक प्रोड्यूसन ब्लूम, यानी कि जिस हिसाब से प्रिंटिंग प्रेस खोले जाते थे पूरे यूरोप में उसी हिसाब से किताबों की जो संख्या थी वो भी फैलती गई। अब इसका मतलब ये है कि जब बुक्स, ठीक है, बुक्स नंबर में बढ़ रहे थे तो इसका सीधा मतलब है कि बुक्स की प्राइजेस भी कम होंगी, और बुक्स की जब प्राइजेस होंगी तो हर कोई उसे अफोर्ड कर पाएगा, ये कंडीशन। द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी सॉ 20 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंटेड बुक्स फ्लोडिंग द मार्केट इन यूरोप, यानी कि जो 15th सेंचुरी में लगभग 20 मिलियंस कॉपीज बुक की मार्केट में घूम रही थी, वही जाते जाते 16th सेंचुरी में ऑलमोस्ट 200 मिलियन कॉपीज हो जाती हैं। ठीक, दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रिवॉल्यूशन। अब इस तरह से जो हैंड प्रिंटिंग था, ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वाला, वो शिफ्ट किस में होता है, मैकेनिकल प्रिंटिंग में, जिसकी वजह से प्रिंट में कल्चर, प्रिंट में रिवॉल्यूशन आता है। तो ओवरऑल ये कंडीशन है बच्चा प्रिंट रिवॉल्यूशन का। अब यहाँ से दिया गया है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का ये पुराना एक कारखाना है जिसमें कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं वुड ब्लॉक को तैयार कर रहे हैं, कुछ लोग उसको छाप रहे हैं, कुछ को लोग कलर निकाल रहे हैं, और कुछ लोग बैठ करके बुक को स्टिच कर रहे हैं, मतलब सील रहे हैं। ठीक, तो ये पूरा का पूरा देखो यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, यहाँ पर 8 लोग लगे हुए हैं एक काम में। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर लेबर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती थी पुराने वाले प्रिंटिंग टेक्निक से, यानी कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में। अगला आते हैं द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। आखिरकार प्रिंट का जो भी रेवोल्यूशन हुआ, प्रिंट रेवोल्यूशन याद है ना, ये देखो यहाँ पर द शिफ्टेड फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू प्रिंट रिवॉल्यूशन, यानी कि जो शिफ्टिंग हुआ था हैंड प्रिंटिंग से किसमें, मैकेनिकल प्रिंटिंग में, उसी प्रोसेस ने प्रिंट रेवोल्यूशन को जन्म दिया, और साथ ही साथ अब उसके इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये। तो यहाँ पर दिया गया है अ न्यू रीडिंग पब्लिक, एक नई रीडिंग पब्लिक डेवलप होती है। रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट पैदा होता है। प्रिंट एंड डिसेंट्स डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस। तो यहाँ पर जो नई रीडिंग पब्लिक जनरेट होती है वो होती है विद द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड, क्योंकि बुक अब ज़्यादा है, बुक याद है ना, 20 मिलियन से सीधा कितने हो गए, 200 मिलियन। इसका मतलब है कि मार्केट में बुक ज़्यादा अवेलेबल हो रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर देखो द प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक, बताया था मैंने अभी कि प्रिंटिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ बुक्स प्रिंट होने की वजह से प्रिंट का जो दाम है, यानी कि बुक्स का जो दाम है वो कम होना शुरू होता है। द टाइम ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस each बुक कम डाउन एंड मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस विद इन ग्रेटर ईज। साथ ही साथ बुक फ्लोट द मार्केट, यानी कि बुक जो मार्केट में फ्लोट कर रही थी, फैला हुआ था, रिचिंग आउट टू एन ओवर ग्रोइंग रीडरशिप, और वो सारे बुक पहुंचती किसके पास, रीडरशिप के पास। यही थी न्यू रीडिंग पब्लिक। एक्सेस टू द बुक क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, यानी कि बुकों तक पहुंचना, यानी कि सभी के हाथ में बुक पहुंचना, वो इस बात का पहचान है कि अब रीडिंग कल्चर डेवलप हो रहा था। अर्लियर रीडिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द एलिट्स, अभी तक सिर्फ और सिर्फ रीडिंग जो है वो एलिट्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड था, यानी कि एलिट्स ही पढ़ते थे। लेकिन अब जो कॉमन पीपल हैं वो भी ओरल कल्चर से शिफ्ट होते हैं किस पे, रीडिंग कल्चर पे। दे होड स्कैट टेक्स्ट रीड आउट बैलेट रिसाइटेड अ पोयम और सॉन्ग नरेटिव। इसका सीधा मतलब है बच्चा इस वाले पैराग्राफ से, इस वाले लाइन से, कि अभी तक जो भी हियरिंग पब्लिक थी, हियरिंग पब्लिक मतलब जो सुनती थी, ठीक है, वो सुनती थी, अब वो पब्लिक किस में शिफ्ट हो रही थी, रीडिंग पब्लिक में। यानी कि दो तरह के पब्लिक थे, एक सुन के और दूसरा पढ़ के। ठीक है, नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ओरली, यानी कि इससे पहले जिस समय सिर्फ पढ़ने की परमिशन किसको थी, इलिट्स को थी, उससे पहले जो भी नॉलेज होता था वो नॉलेज सिर्फ होता था किसको, सिर्फ ओरली। ठीक है, पीपल कलेक्टिवली हर्ड और स्टोरी और सॉ परफॉर्मेंसेस, इसका सीधा मतलब है कि लोग
पहले जब रीडिंग क्लास डेवलप नहीं हुई थी उस समय लोग सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज को सुनते थे, देखते थे और परफॉर्मेंस देखते थे। साथ ही साथ बिफोर द एज ऑफ प्रिंट यानी कि प्रिंट के आने से पहले बुक्स वेयर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन सिग्निफिकेंट नंबर। यानी कि प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने से पहले भी बुक्स छपती थी, ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की मदद से, लेकिन वो बुक्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी। साथ ही साथ वो इतने सफिशिएंट नंबर में प्रोड्यूस नहीं होती थी कि सारे लोगों तक वो बुक पहुंच सके। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, नाउ बुक कुड रीच आउट टू द वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल। यानी कि अब वो सारी की सारी बुक जो हो गई, ठीक है, वो वाइडर पीपल तक पहुंचना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंट में रेवोल्यूशन आया था। और प्रिंट में रेवोल्यूशन क्यों आया था? क्योंकि गुटनबर्ग ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से किस पे शिफ्ट कर दिया था? मैकेनिकल प्रिंटिंग, यानी कि ऑलिव ऑयल और वाइन प्रेस करने वाली मशीनों से उन्होंने पेपर पे प्रिंट करना शुरू कर दिया था। तो ओवरऑल यहाँ तक आप समझ चुके हो। यहाँ पर देखो बच्चा लिखा हुआ है, इफ अर्लियर देयर वाज अ हियरिंग पब्लिक, नाउ अ रीडिंग पब्लिक कम इनटू बीइंग। ठीक है, चलो ओवरऑल नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि बट द ट्रांजिशन वॉज नॉट सो ईजी। किसका ट्रांजिशन? वो पब्लिक का ट्रांजिशन। ठीक है, जो अभी तक हियरिंग पब्लिक थी अब वो किस में शिफ्ट हो रही थी? रीडिंग पब्लिक में। बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट, यानी कि बुक्स तो अब मार्केट में थे लेकिन बुक्स पढ़ना किसी को नहीं आता था। ठीक है, बुक्स मार्केट में थे लेकिन बुक्स किसी को पढ़ना नहीं आता था, जिसकी वजह से बुक्स की डिमांड भी जनरेट नहीं हो रही थी। एंड द रेट ऑफ लिटरेसी इज मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वेरी लो, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज के, यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे उसमें जो लिटरेसी रेट थी वो बहुत कम होती थी। हाउ दे कुड पब्लिश परस्यूड एंड कॉमन पीपल टू वेलकम द प्रिंटेड बुक। तो किस तरह से जो लोग थे वो प्रिंटेड बुक्स को वेलकम कर पाते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर पाते हैं। क्योंकि अगर एक अनपढ़ को किताब दिया जाए, ठीक है, तो उसको वो किताब पढ़ने नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, तो हो सकता है वो उस किताब का यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, उसका यूज़ कौन करेगा? जिसे पढ़ने आता है वो, ठीक है, या जिसके लिए वो बुक यूज़फुल है वो। To this, they had to keep in mind wider reach of the printed work. Even those who did not read could certainly enjoy listening to book being read out। यानी कि वो लोग जिनको पढ़ना नहीं आता था लेकिन उन तक भी बुक पहुंचाई गई और वो लोग सारे के सारे बुक्स को पढ़ते नहीं थे, जबकि उन बुक्स को पढ़ करके कोई दूसरा आदमी उनको सुनाता था। क्लियर है यहाँ तक बच्चा? सो प्रिंटर्स बीइंग पब्लिश पॉपुलर बैलेट्स एंड फॉकटेल्स। इसका मतलब सीधा ये हो जाता है कि बच्चा कि अब जो पब्लिशिंग थी, पब्लिशिंग एजेंसीज थी, अब वो सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ लिखना शुरू कर रही थी, गौरव गाथाएँ लिखना शुरू कर रही थी। इसका मतलब है कि जो पुरानी स्टोरीज थी, ठीक है, जो कहानियाँ थी, उनको छापना शुरू करती हैं। हाँ तो बच्चों अब डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि इस टॉपिक का जो नाम है, ठीक है, कि रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट, इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि जिस तरह से प्रिंटिंग कल्चर डेवलप होनी शुरू होती है उसी तरीके से बहुत सारे रिलीजियस बुक्स भी लिखे जाने शुरू होते हैं। और उसी के साथ उन रिलीजियस बुक्स को पढ़ करके लोगों में अब रिलीजन के अगेंस्ट में क्वेश्चन पूछने की क्यूरियोसिटी जगती है। तो साथ ही साथ उन चर्च को, उन रिलीजन्स को डर भी लगना शुरू होता है कि कहीं अब उनका जो धर्म है, उनका जो रिलीजन है, वो खतरे में तो नहीं है। क्योंकि अभी तक लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे और अब लोगों ने स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन पूछना। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, आप देख सकते हो कि प्रिंटिंग कल्चर print create the possibilities of wider circulation of ideas and introduced a new world of debate and discussion। इसका सीधा मतलब है कि प्रिंट ने क्रिएट किया था पॉसिबिलिटीज। कौन सी पॉसिबिलिटीज? कि अब आइडियाज़ का ज़्यादा सर्कुलेशन हो रहा है और साथ ही साथ उसने पूरे वर्ल्ड के सामने डिबेट और डिस्कशन को इंट्रोड्यूस किया था कि लोग अब डिबेट और डिस्कशन कर सकते हैं रिलीजियस मैटर में, मोनार्की के मैटर में, साथ ही साथ डिक्टेटरशिप के मैटर में। अब यहाँ पर बात यह है कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इवन दोज हु डिसएग्री विथ established authorities could now print and circulate their ideas। अब इसका सीधा मतलब ये होता है कि जो लोग भी डिसएग्री करते थे एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी से, इसका मतलब है कि जो लोग डिसएग्री करते थे एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी से, यानी कि जो वहाँ पर मोनार्की चल रहा होता है, जो वहाँ पर डिक्टेटरशिप चल रहा होता है, वो उसके अकॉर्डिंग अब
क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं और अपने आइडियाज़ को, जो कि उस मोनार्की या फिर तो उस अथॉरिटी के अगेंस्ट थी, अब उसको प्रिंट के ज़रिए सब तक फैलाने की कोशिश करते हैं। Through this print message, they could persuade people to think differently and move them to action. और साथ ही साथ वो इस प्रिंटेड मैसेज से ये फैलाना चाहते हैं कि लोग अब उस मैसेज को परस्यू करें, समझें, उसे लिखें, पढ़ें और साथ ही साथ अब वो उसके बारे में डिफरेंट थिंकिंग डेवलप करें और साथ ही साथ अपने लाइफ में वो उस चीज़ों को समझें और उस चीज़ को उतारने की कोशिश करें। Not everyone welcomed the printed book and those who did also had fear about it. यानी कि सभी लोगों ने प्रिंट का वेलकम नहीं किया, सभी लोगों ने उन प्रिंटेड बुक का वेलकम नहीं किया। इसका मतलब है कि सभी लोग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनके अंदर डर था कि उनके बनाए गए जो रिलीजन्स हैं अब उन पर क्वेश्चन किए जाएंगे, उन पर क्वेश्चन उठाए जाएंगे। साथ ही साथ मेनी वेयर apprehensive of the effect that the easier access to print world and the wider circulation of books could have on people's mind. It was fear that if there was no control over what was printed and read, then rebellious and irreligious thoughts might spread. इसका सीधा मतलब है कि अब उन लोगों को डर लगना शुरू हो गया कि अब जो बुक्स छप रहे थे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कि उसके अकॉर्डिंग अब जो रिबेलियस यानी कि जो उपद्रवी सोच हैं, तरीके हैं, अब वो डेवलप होंगे और साथ ही साथ सोसाइटी में फैलेंगे। आते हैं बच्चे अगला स्लाइड पे। यहाँ पर दिया हुआ है एक एग्जांपल की हेल्प से वन सच एग्जांपल ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ और अ गुड न्यूज़ ऑफ स्प्रेड ऑफ आइडियाज़। इसका सीधा मतलब ये है कि एक एग्जांपल समझते हैं और एग्जांपल में हम पढ़ने वाले हैं मार्टिन लूथर किंग के बारे में। ठीक है, अब ये कौन थे मार्टिन लूथर किंग? तो यहाँ पर देखो, ये है मार्टिन लूथर किंग। अब इनका कंट्रीब्यूशन ये है प्रिंट में कि इन्होंने अमेरिका में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स के लिए यानी कि रिलीजियस रिफॉर्म स्टार्ट किया था और साथ ही साथ यहाँ पर ये बताया था इन 1570 द रिलीजियस रिफॉर्म कौन लाया था? मार्टिन लूथर किंग। और उसने अपनी पूरी 95 थीसिस लिखी थी, यानी कि 95 डॉक्यूमेंट्स उसने तैयार किया था किस पे? क्रिटिसाइजिंग मेनी ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च को, यानी कि जो भी रिचुअल्स रोमन कैथोलिक चर्च के थ्रू फॉलो करवाए जाते थे उसको मार्टिन लूथर किंग ने चैलेंज किया था अपने 95 थीसिस के बेसिस पे। उन्होंने पूछा था कि जो मेरी 95 थीसिस हैं जो कि क्रिटिसाइज करती हैं किसको? रोमन कैथोलिक चर्च के रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस को। ठीक है, अब क्या किया उसने कि अपने 95 थीसिस लिख करके उसकी एक कॉपी जा करके विरनबर्ग चर्च के गेट पे रख करके आ जाता है। इसका मतलब था कि वो चैलेंज करना चाहता था चर्च को कि वो उनके साथ डिबेट करे, उनके आइडियाज़ पे डिबेट करे, वो आइडियाज़ जो उसने अपने 95 थीसिस में लिखा था। ओवरऑल उसने अपनी 95 थीसिस को कंपाइल करके बुक में कन्वर्ट किया और उसकी बुक की जो टोटल 5000 कॉपीज़ थी वो कुछ ही सप्ताहों में बिकनी शुरू हो गई और साथ ही साथ उसकी सेकंड एडिशन वो भी कुछ दिन में ही बिक करके ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट 3 महीने में। अब यहाँ पर एक पैरा है, देखो, दिस लीड टू डिवीजन विद इन द चर्च एंड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। यानी कि मैंने जो स्टार्टिंग बताया था कि मार्टिन लूथर किंग जुड़े हुए थे किससे? प्रोटेस्टेंट के रिफॉर्म से, और उसी चीज़ को सुधारने के लिए उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को चैलेंज किया था। ये मार्टिन लूथर किंग। अब मार्टिन लूथर किंग के अकॉर्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे, उनमें से एक स्टेटमेंट है प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि जो प्रिंटिंग है वो अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड का और सबसे महान गिफ्ट है। ठीक है, ये चीज़। हाँ तो बच्चों अब देखने वाले हैं अपना अगला स्लाइड जो है कि प्रिंट एंड एडिशंस। इसका सीधा मतलब ये है कि अब जिस तरह से प्रिंट फैल रहा था उस तरह से अब मार्टिन लूथर किंग के जैसे ही और भी बहुत सारे रिफॉर्मर्स सामने आ रहे थे, जिसमें से एक नाम है हमारा मोनाक्यू का। ठीक है, अब मोनाक्यू की स्टोरी ये है कि जिस तरह से प्रिंट पॉपुलर हो रहा था, यहाँ पर देखो, प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मेनी डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ फेथ इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल। यानी कि उन सभी लोगों में अब रिलीजन के अगेंस्ट में डिबेट, उनके मन में सवाल उठना शुरू हो गया था। उसमें से 16th सेंचुरी में एक आदमी था मोनाक्यू, ठीक है, जो कि इटली के मिलर में रहता था। बिगन टू रीड बुक्स दैट वेयर अवेलेबल इन
हीज लोकेलिटी, यानी कि उसके आसपास जो भी बुक्स मिलता था उसने उस बुक्स को पढ़ना शुरू किया मोनागियो ने। और साथ ही साथ उसने ये री इंटरप्रेट किया, उसने बाइबल के जो भी मैसेज थे उसको री इंटरप्रेट किया और साथ ही साथ उसको फॉर्मुलेट किया अपने व्यू के अकॉर्डिंग। और उसने गॉड एंड क्रिएशन दैट इनहेज द रोमन कैथोलिक चर्च। उसने क्या किया कि उसने बाइबल के मैसेज को दोबारा से अपने व्यू के अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग री इंटरप्रेट किया और साथ ही साथ रोमन कैथोलिक चर्च को चैलेंज किया। उसके बाद क्या होता है कि व्हेन द रोमन चर्च बिगेन इनइक्वाइजेशन टू रिप्रेस heretical ideas, Monacchio was hauled up twice and ultimately executed। और साथ ही साथ अब मोनाकियो को चुप करवाने के लिए, यानी कि अपने पर होने वाले क्रिटिसिज्म को चर्च रोकने के लिए उसने क्या किया कि मोनाकियो को देश से बाहर भगा दिया। अब यहाँ पर दिया हुआ है द रोमन चर्च troubled by such effect of popular readings and questioning of faith। अब रोमन चर्च को डर लगने लगा, यानी कि अब लोग उस पर क्वेश्चन उठाना शुरू करते हैं, उसके फेथ पे, उसके बिलीफ पे, इवन उसके प्रैक्टिसेस पे। आगे बढ़ते हैं बच्चा, ये है मैकेब्रे डांस। ठीक है, ये आपको बुक में जो इमेज है उसमें मिल जाएगी, जिसमें कहा गया है कि जो ये मुर्दे हैं यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है, द डेथ पीपल्स, वो डांस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और ये वहाँ का एक फेमस कल्चर है। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। द रीडिंग मैनिया। रीडिंग मैनिया का मतलब होता है पढ़ने का जुनून, यानी कि पढ़ाई को लेकर के अब लोगों में अब जुनून पैदा हुआ। ठीक है, अब वो हवाएं चल वो जुनून पैदा हुआ, वो फीलिंग डेवलप हुई कि अब एक नई रीडिंग क्लास डेवलप होने वाली है। तो इस पैराग्राफ में देखते हैं, थ्रू द 17th century, through the 17th and 18th century, लिटरेसी रेट वेंट अप इन मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप, यानी कि जो लिटरेसी रेट था वो अब यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था, यानी कि लोग अब पढ़े लिखे हो रहे थे। चर्च ऑफ डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेशन सेट अप स्कूल इन विलेज कैरिंग लिटरेसी टू पीसेंट्स एंड आर्टिशियंस। अब अलग अलग गांवों में यूरोप के चर्च खोले जा रहे थे और चर्च के थ्रू पढ़ाई करवाई जा रही थी अपने धर्मों के अकॉर्डिंग, अपने प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी इन द सम पार्ट ऑफ यूरोप लिटरेसी रेट वेयर एज हाई एज 60 to 80%। अब यूरोप के कुछ शहरों में, ठीक है, क्या हुआ कि वहाँ की जो लिटरेसी रेट थी, यानी कि जो साक्षरता दर थी, वो 60 से 80% बढ़ चुकी थी, यानी कि लोग ज़्यादा अब पढ़े लिखे हो रहे थे। उसी के साथ में अब यहाँ पर देखते हैं अगला हमारा स्लाइड में कि न्यू फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर इन प्रिंट टारगेटिंग न्यू ऑडियंस। अब जो नया पॉपुलर लिटरेचर बन रहा था, नोवेल्स, फिक्शंस, नॉन फिक्शंस, अब वो नए नए ऑडियंस को टारगेट कर रही थी। साथ ही साथ दे वेयर एलिमेंट्स और रिचुअल्स कैलेंडर अलॉन्ग विथ बैलेट्स एंड फॉकटेल्स। अब उसी प्रिंटिंग का यूज़ करके अब वो कैलेंडर छापना शुरू करते हैं, रिचुअल्स कैलेंडर छापना शुरू करते हैं, कहानियाँ लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, अपने लोकल लैंग्वेजेस में। साथ ही साथ अदर फॉर्म ऑफ रीडिंग मैटर लार्जली फॉर इंटरटेनमेंट बिगन टू रीच ऑर्डिनरी रीडर्स एज वेल। अब लोगों ने अपने इंटरटेनमेंट के लिए क्या किया कि बुक्स पढ़ना शुरू किया। अब जिन लोगों को बुक पसंद थी, बुक पढ़ना पसंद था, अब उन्होंने क्या किया, अपने लिए इंग्लैंड में, ठीक है, उनके डिमांड्स को समझ करके इंग्लैंड में क्या होता है कि पेनी चैप्स बुक छापे गए। पेनी चैप्स बुक क्या होते थे, एक स्मॉल साइज़ का बुक, यहाँ पर देखो ये स्मॉल साइज़ का बुक, ठीक है, वो छापा गया, जिसकी प्राइस बहुत ही कम होती वो होती थी, बहुत ही लो होती थी, जिसको जो फेरी वाले होते थे वो घूम घूम करके बेचते थे, पैडलर्स, और उन्हीं पैडलर्स को बोला जाता था चैप्समैन। ठीक है, जो ये वाली किताबें वो बेचा करते थे। ठीक है, पैनी का मतलब हो जाएगा कि पैसे वाली किताब, मतलब एक पैसिया किताबें जो बहुत ही सस्ती बिकती थी और वो साइज़ में भी छोटी होती थी, ताकि हर गरीब आदमी, हर पुअर आदमी उसको खरीदने के लिए वो कैपेबल हो पाए। दूसरे स्लाइड पे मूव करते हैं बच्चा। अब यहाँ पे आता है बेबिलिथिक ब्लू। ये जो वर्ड दिया है बेबिलिथिक ब्लू, ये देखो इससे इंस्पायर है। अब बेबिलिथिक ब्लू जो था वो फ्रांस में डेवलप होता है। इन फ्रांस में बेबिलिथिक ब्लू का मतलब होता है ब्लू कलर की जिल्द वाली एक बुक, जो कि काफ़ी पुअर क्वालिटी की होती थी, जिसका दाम बहुत कम होता था, ठीक है, और जो छोटी किताब की दुकानों पर मिलती थी, ठीक है, जिसपे ब्लू कलर की सस्ती कवर चढ़ाई गई होती थी। अगला पॉइंट है हमारा, देन there were the romance printed on 4 to 6 pages and the more
substantial histories which were story about the past। यानी कि अब यहाँ से जो रीडिंग क्लास डेवलप हो रही थी, अब उनको सस्ती किताबें यानी कि बिब्लियोथेक ब्लू भी मिल रही थी, साथ ही साथ रोमांस के बुक्स भी मिल रहे थे, और साथ ही साथ हिस्टोरियंस यानी कि अलग अलग हिस्ट्री के बारे में भी उनको पढ़ने का मौका मिल रहा था, समझने का मौका मिल रहा था। उसी के साथ में जो बुक्स हैं वो वेरियस साइज़ के आते थे, और उनका डिफरेंट डिफरेंट पर्पस और डिफरेंट इंटरेस्ट के बेसिस पे भी उनको निकाला जाता था उन बुक्स को। ये थे आइजैक न्यूटन। अब यहाँ पर कुछ डिस्कवरीज की बात करेंगे, ठीक है, कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, अपने डिस्कवरीज को पब्लिश करना शुरू किया। अब यहाँ पर देखो आप, ये हैं थॉमस पेन, अमेरिकन रिवोल्यूशनरी, ये हैं वोल्टेयर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, जीन जैक रूसो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन तीनों के बारे में पढ़ रहे हैं तो सीधा सा ये तीनों फिलोसोफर साइंटिस्ट ये क्या करते हैं कि अपने राइटिंग को वो पब्लिश करना शुरू करते हैं, और इनकी राइटिंग लोगों तक पहुंचना शुरू होती है, जिससे लोगों का सोचने का और देखने का नज़रिया बदलता है। अब यहाँ पर एक टॉपिक है कि ट्रेम्बल देयरफॉर टाइटन ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि दुनिया के अत्याचारी अब तुम कांपोगे। यानी कि ये उनके बारे में बोला जा रहा है कि जिन लोगों ने बहुत लंबे समय तक मोनार्की के साथ, एरिस्टोक्रेसी के साथ, डिक्टेटर डिक्टेटरशिप के साथ में उन्होंने उन लोगों पर अत्याचार किया था, अब टाइम आ गया था प्रिंट का, और प्रिंट की मदद से इन सभी लोगों का पर्दाफाश हो रहा था। अब टाइम आ गया था इनके कांपने का। यही दिया गया है, ट्रेम्बल्स देयरफॉर टाइटन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ तो बच्चों, अब इस वाले स्लाइड में अब सीधा हम इस पैरा का मतलब समझेंगे। इसकी मीनिंग जो होती है वो ट्रेम्बल का मतलब होती है शेकिंग या फिर तो मूवमेंट। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में अगर वो शेक कर रहा है, हिल रहा है या मूवमेंट हो रहा है, तो उसके लिए टर्म यूज़ किया जाएगा ट्रेम्बल। और टाइटन वर्ड यूज़ किया गया है क्रूअल और ऑपरेसिव रूलर्स के लिए। जैसे कि मैंने बताया अभी कि वो सारे के सारे लोग जो थे वो या तो मोनार्की से बिलोंग करते थे या फिर तो डिक्टेटरशिप से बिलोंग करते थे, और इसी के साथ ही साथ अब उनके थर थर कांपने का या फिर उनके हिलने का समय आ चुका था। रीज़न क्या था? क्योंकि प्रिंट की वजह से अब बुक्स छपनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस फैल रहा था। साथ ही साथ बाय द मिड 18th सेंचुरी देयर वाज अ कॉमन conviction that book were a means of spreading process of enlightenment. Many believe that books could change the world. इसका मतलब है कि मिड 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि बहुत लोगों का मानना ये था कि जो बुक है ना वो एनलाइटमेंट को फैला रही है, यानी कि ज्ञान की रोशनी को फैला रही है, और बहुत लोग ऐसा मानते थे कि बुक्स की वजह से अब दुनिया बदलने वाली है। लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम डिपोटिज्म, tyranny and held to the time when reason and intellect would rule। अब यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि अब इन सारे लोगों का मतलब ये था कि अब वो पढ़ना लिखना जान गए हैं, उन्हें ज्ञान की प्रकाश यानी कि एनलाइटमेंट में मिल चुकी है। अब टाइम है दुनिया को बदलने का, और इस पूरे देश को, पूरे यूरोप को डिपोटिज्म, टायरनी यानी कि डिक्टेटरशिप से आज़ादी दिलवाने का। और ऐसा सोचना किसका था? लुईस सेबेस्टियन मार्सिल का। अब उसने क्या किया कि वो एक नोबलिस्ट थे 18th सेंचुरी में। कहाँ पर? फ्रांस में। और उन्होंने डिक्लेयर किया था द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इन द फोर्स दैट विल स्वाइप डिपोटिज्म अवे। अब ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो इसे मार्क करके रख लो। ये हो सकता है कई बार किस स्टेटमेंट में पूछ दे कि ये वाला स्टेटमेंट किसने बोला था, तो ये स्टेटमेंट बोला था लुईस सेबेस्टियन ने। इसका मतलब ये होता है कि उनका मानना था कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पावरफुल इंजन है, ठीक है, प्रोग्रेस का, पब्लिक ओपिनियन का, जो कि फोर्सफुली डेपोटिज्म को इस जगह से उखाड़ करके फेंकेगी। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ को समझ चुके हो बच्चों, आपको बुक में ये पूरा पैराग्राफ मिल जाएगा। इसी के साथ अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा प्रिंटिंग कल्चर एंड द प्रिंट रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पर है, कुछ लोगों को ऐसा लगता था ना कि प्रिंट रिवॉल्यूशन के होने से ही फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो हुआ था 1789 में, ठीक है, और प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई थी ऑलमोस्ट 1750 के अराउंड, फ्रांस में, जर्मनी में, इन सभी जगहों पर। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, द प्रिंट कल्चर क्रिएट द कंडीशन विद इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकॉर्ड। यही बहुत थिंकर्स का भी मानना था कि प्रिंट रिवॉल्यूशन की वजह से ही फ्रांस में रिवॉल्यूशन होती है। तो इसको समझने के लिए 3 टाइप के आर्गुमेंट हम यूजुअली पढ़ते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट है
प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स। प्रिंट जो है वो पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर। इसका सीधा मतलब ये है कि प्रिंट की वजह से अब जो इनलाइटमेंट है यानी कि जो ज्ञान की प्रकाश है, अब वो सारे लोगों तक पहुंच रही है और लोगों में सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो रही है। यहीं पर कलेक्टिवली दे आर राइटिंग प्रोवाइड क्रिटिकल कमेंट्री और ट्रेडिशन सुपरस्टिशन एंड डिपोटिज्म। इसका सीधा मतलब है कि प्रिंटिंग की वजह से ही लोग अब क्रिटिकल थिंकिंग करना शुरू करते हैं, लोग सोचना शुरू करते हैं, कमेंट्री करना शुरू करते हैं, ट्रेडिशन और कल्चर और साथ ही साथ डेपोटिज्म के बारे में आवाज़ उठाना शुरू करते हैं। तो ओवरऑल आप इस वाले पैराग्राफ को एक बार पॉज करके पढ़ लो, ठीक है। मैं दूसरा वाला पैराग्राफ समझाता हूँ। इसका जो दूसरा आर्गुमेंट है ये है कि प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट्स, यानी कि प्रिंट की वजह से ही एक नया कल्चर शुरू हुआ डायलॉग डिबेट का, जो कि लोगों ने डिबेट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू किया और साथ ही साथ चर्च से क्वेश्चन पूछना भी शुरू किया। ऑल वैल्यूज नॉर्म एंड इंस्टीट्यूशन वेयर री इवेल्युएट एंड डिस्कस्ड बाई अ पब्लिक दैट हैड बिकम अवेयर ऑफ द पावर ऑफ रीजन। ठीक है। अब इन सारे लोगों को ये समझ में आने लगा कि अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन पूछने में एक पावर होती है। ठीक है, यानी कि अगर इस कंडीशन में हमने जिससे क्वेश्चन पूछा है अगर उसके पास प्रॉपर रीजन है तो हमारा जो बिलीफ है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और अगर उस रीजन में उतना दम नहीं है तो हमारा जो बिलीफ है वो कमज़ोर होगा। ये था, और ये कब पॉसिबल हो पाया? जब प्रिंट आया तब। और ये बात कहाँ की हो रही है? फ्रांस की हो रही है। अगला है विद इन द पब्लिक कल्चर न्यू आइडिया ऑफ सोशल रिवोल्यूशनरी कम इनटू बीइंग। अब न्यू आइडियाज जो है वो सोशल रिवोल्यूशन के साथ ही आकर के मिलता है। इसके साथ थर्ड आर्ग्यूमेंट है हमारा एंड लास्ट आर्ग्यूमेंट, एन आउटपोरिंग द लिटरेचर दैट मोक द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज देयर मोरालिटी। अब इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस में बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए गए कि एक्सेप्टिंग सोशल ऑर्डर, यानी कि समाज को चलाने के जो भी नियम और कानून मोनार्की बना रही थी, अब उन नियम और कानून पे सवाल उठाए गए। जस्ट लाइक टैक्सेस को बढ़ाना, या फिर तो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट या थर्ड स्टेट में सिर्फ टैक्स देते थे थर्ड स्टेट के लोग। तो ये जो सोशल ऑर्डर था ना, समाज को चलाने के जो तौर तरीके थे, अब उन पर क्वेश्चन पूछना शुरू किया गया। और ये इसलिए हुआ कि प्रिंट के आने से लोगों को समझ में आया कि ये जो फ्रांस की कंडीशन है वो बाकी कंट्री की कंडीशन नहीं है। फ्रांस में इस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके फार्मर्स को परेशान किया जा रहा है, और ये पूरा का सोशल ऑर्डर डेवलप किया जा रहा है। तो लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूरा क्रेडिट हम प्रिंट को नहीं दे सकते हैं, उसमें मोनार्की की कंडीशन को भी दिया जा सकता है। प्रिंट ने बस वो चिंगारी भड़काई थी जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरे देश में, पूरे शहर में फैलना शुरू हुआ। तो इन तीन आर्ग्यूमेंट की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन क्वेश्चंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके आपसे पूछा जाएगा कि प्रिंट कल्चर क्रिएट द कंडीशन विद इन विच फ्रेंच रेवोल्यूशन अकॉर्ड। ठीक है, आपको इसका आंसर इन्हीं तीन आर्ग्यूमेंट्स में देना पड़ेगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक बच्चा। अगला टॉपिक है हमारा कि प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड बट इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटीज ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। यानी कि जो कि प्रिंट है उसने डायरेक्टली लोगों के माइंड को शेप देना शुरू नहीं किया था, उसने लोगों को मौका दिया कि लोग उस चीज़ को पढ़ें और दोबारा खुद से सोचना शुरू करें। अब यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो है कि वी मस्ट रिमेंबर दैट पीपल डिड नॉट रीड जस्ट वन काइंड ऑफ लिटरेचर। जहाँ तक हमें याद है कि सिर्फ लोग जो हैं वो एक तरह के लिटरेचर नहीं पढ़ते थे, उनको अलग अलग तरह की किताबें पढ़नी पसंद थी, जिसमें कि वोल्टेयर थे, रूसो थे, ठीक है, जिसकी इमेज मैंने दिखाई थी। दे वेयर ऑल्सो एक्सपोर्टेड द मोनार्कियल एंड चर्च प्रोपेगेंडा, और वो अक्सर इन बड़े बड़े फिलोसफर्स के थॉट पढ़ा करते थे, सुना करते थे, ठीक है, और वो समझ चुके थे कि मोनार्कियल और चर्च का प्रोपेगेंडा क्या है, यानी कि चर्च किस तरह से उन पर राज कर रही है, रूल कर रही है अपने धर्म का प्रचार करके। They were not influenced directly by everything that read or saw, यानी कि हर वो चीज़ जो प्रिंट होती थी उसे देख करके, उसे पढ़ करके, ठीक है, ज़्यादा लोग अब डायरेक्टली उसे इन्वॉल्व नहीं होते थे, इन्फ्लुएंस नहीं होते थे। आगे बढ़ते हैं बच्चा। द 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी ये वाला पैरा इंपॉर्टेंट हो जाता है
क्योंकि 19th सेंचुरी में क्या हुआ था ना कि चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स की लाइफ बदली प्रिंट की वजह से। अब कई बार इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि प्रिंट की वजह से किस तरह से बच्चों की, ठीक है, वुमेन्स की और वर्कर्स की लाइफ चेंज होती है। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि प्रिंटिंग प्रेस के डेवलप होने से क्या हुआ कि बहुत जगह पर बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रिंटिंग प्रेस खोला गया, जो कि बच्चों के लिए क्या होता था, स्पेशल बुक्स, मैगजीन और लिटरेचर छपा करता था। और वो कहाँ पर था? फ्रांस में। खोला कब गया था? 1857 में ये चीज़। एज प्राइमरी एजुकेशन बिकम कंपल्सरी फॉर द लेट 19th सेंचुरी। प्राइमरी एजुकेशन जो है वो पूरे स्कूल्स में कंपल्सरी कर दी गई थी, पूरे कंट्री में कंपल्सरी कर दी गई थी। और चिल्ड्रंस बिगन एन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर, और बच्चों को सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर समझा गया, जिसका मतलब है कि उन बच्चों को, उस चिल्ड्रन को पढ़ने के लिए बुक की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे देख करके सीखते हैं, ठीक है। और उनको पढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है बुक्स की ज़रूरत पड़ती, और बुक्स के साथ ही साथ उनको प्रिंटेड मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ती, ताकि वो उन चीज़ों को देख सकें और सीख सकें। तब जा कर के फ्रांस में कब 1857 में बच्चों के लिए एक अलग से प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया गया, ठीक है, जो कि क्या करती थी, वो पुरानी कहानियाँ, परी की कहानियाँ, ठीक है, पुराने लोकल स्टोरीज वो कंपाइल करके उसमें जोड़ने का काम करती थी। अब यहाँ पर ग्रीन ब्रदर्स का नाम आता है। ग्रीन ब्रदर्स के बारे में जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि इन दोनों भाइयों ने, यहाँ पर ग्रीन ब्रदर्स, इन्होंने क्या किया कि गांव-गांव घूम करके, सालों घूमे गांव-गांव, और घूम करके उन्होंने गांव के जो पीसेंट हो गए, जो बूढ़े लोग हो गए, उनसे जो लोकल स्टोरीज थी वो सुना, कंसीडर किया, और साथ ही साथ उन स्टोरीज को नए फॉर्म में अपने बुक्स में छापना शुरू किया, ठीक है, ये चीज़। और ये किया किसने था? ग्रीन ब्रदर्स ने, ठीक है। इमेजेस देख सकते हो आप, ये इमेजेस उन स्टोरीज की है जो गांव में, वहाँ के गांव में वहाँ के दादा दादी या फिर तो वहाँ के लोग सुनाया करते थे। कुछ रोमांटिक प्लेस हुआ करते थे, ठीक है, कुछ विच की कहानियाँ हुआ करती थी, कुछ मोनार्की की स्टोरीज हुआ करती थी, कुछ बच्चों की कहानियाँ हुआ करती थी, ताकि वही बड़े बुजुर्ग उन बच्चों को सुना करके एंटरटेन करते थे। उन्होंने क्या किया, उन सारी कहानियों को गाँव गाँव घूम करके सुना और उसे कंपाइल करके एक बुक की सीरीज में लॉन्च करते हैं। अब यहाँ जाता है वुमेन बिकम इम्पॉर्टेंट एज रीडर एज वेल एज राइटर। अब जो वुमेन्स थी वो सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट रीडर और राइटर्स बनी। रीज़न ये है कि वुमेन्स घर पे रहती थी, ठीक है, सोसाइटी पेट्रियार्की था, और उस पेट्रियार्की सोसाइटी में ज़्यादा वुमेन्स का पार्टिसिपेशन नहीं था, इसलिए उनके हाथ में पैसा भी नहीं होता था, तो वो महंगे बुक्स अफोर्ड कर नहीं सकती थी। इसी की वजह से उनके लिए निकाला गया पेनी मैगजीन्स। और पेनी मैगजीन्स अक्सर सस्ती मैगजीन पेपर्स होती थी जो वुमेन्स के लिए बनाई जाती थी, जो नॉर्मली वुमेन्स को सिखाती थी, उन्हें सिखाती थी, टीच करती थी कि किस तरह से प्रॉपर बिहेवियर करना है, किस तरह से घर संभालना है, ये सारी चीज़ें। और वो सब इसमें दिया जा रहा था उसी पेनी मैगजीन में। अब इसके अकॉर्डिंग व्हेन नोवेल बिगेन टू बी रिटन इन द 19th सेंचुरी, वुमेन वेयर सीन एज इम्पॉर्टेंट रीडर्स। अब जब 19th सेंचुरी में नोवेल छपना शुरू होती है तो उन नोवेल्स की जो सबसे अच्छी कस्टमर बोला जाए, जो सबसे ज़्यादा कस्टमर थी, वो वुमेन्स बनती हैं। इसका रीज़न ये है कि कुछ राइटर्स ऐसी थी वुमेन्स में, जैसे कि जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्ट सिस्टर्स एंड जॉर्ज इलियट। इन लोगों ने उस टाइम के वुमेन्स की कंडीशन को डिस्कस करना शुरू किया, और साथ ही साथ उन वुमेन्स की कंडीशन को समझा और समझ करके उन पे बुक्स लिखना शुरू किया, और वो बुक्स महिलाओं में ज़्यादा फेमस होने शुरू होते हैं। इस पैराग्राफ पे ध्यान दो बच्चा। देयर राइटिंग बिकम इम्पॉर्टेंट इन डिफाइनिंग न्यू टाइप ऑफ वुमेन। और इन सभी की, यानी कि जन ऑस्टिन की बात करें, ब्रॉन्ट की बात करें, जॉर्ज इलियट की बात करें, उन्होंने अपनी किताबों में, अपनी राइटिंग में वुमेन्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया और इम्पोर्टेंट समझा। अ पर्सन विथ विल, स्ट्रेंथ एंड पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशन एंड द पावर टू थिंक। क्लियर है? यह है पेनी मैगजीन्स बच्चा, यहाँ पर देख सकते हो जो मैगजीन के बारे में मैंने बताया, जो काफ़ी सस्ते होते थे, जिसे खरीदना आसान होता था, ठीक है, और इसीलिए वो वुमेन्स के बीच में फेमस होना शुरू होता है, ठीक है। अगला है हमारा लैंडिंग लाइब्रेरी। लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब होता है वैसी लाइब्रेरी जिनको रेंट पे चलाया जाता था, यानी कि भाड़े पे चलाया जाता था। अब बात यह है उस टाइम की, 17th सेंचुरी में क्या होता था कि 17th सेंचुरी में उस समय जो वहाँ के लेबर क्लास था, वहाँ के वाइट कॉलर जॉब थे,
वो लोग क्या करते थे कि उनके पास उतनी पैसे नहीं होती थी कि वो लोग बुक अफोर्ड कर सकें, इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि ये लेंडिंग लाइब्रेरी स्टार्ट करवाया और साथ ही साथ लाइब्रेरी से बुक निकाल करके पढ़ना शुरू किया। In 19th century, lending libraries in England become instrument to educate white collar workers, यानी कि white collar worker को educate करने का काम किया, artisan and lower middle class peoples को भी। Sometime self-educated working class people wrote for themselves। कभी कभी क्या होता था कि जो सेल्फ एजुकेटेड होते थे वर्किंग क्लास के लोग, जो टाइम थोड़ा बहुत बचता था, तो उन्होंने एज अ राइटिंग हॉबी चूज किया और लिखना शुरू किया। अब इसी के साथ में आफ्टर द वर्किंग डे वॉज ग्रेजुअली शॉर्टेन, then the mid 19th century workers had some time to self improve and self expression। अब जिस समय काम के घंटे कम हुए, जहाँ पर उनको फैक्ट्रीज में 10 घंटा काम करना पड़ता था, वहीं पर अब 8 घंटा पे आ गए हैं, तो जो टाइम बचता था उसी टाइम को उन्होंने अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लगाना शुरू किया। उस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग उन लोगों ने किताबें लिखी, स्टोरीज लिखी, ऑटोबायोग्राफीज लिखी, उसे पढ़ा और पढ़ करके सेल्फ इम्प्रूव करने का काम किया। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ पर रिचर्ड एम होए का नाम आता है बच्चा। रिचर्ड एम होए न्यूयॉर्क से बिलोंग करते हैं। अब उन्होंने प्रिंट में एक बहुत ही बढ़िया इन्वेंशन दिया, बहुत ही बढ़िया एक खोज किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया पावर ड्राइवन सिलिंड्रिकल प्रेस। ये जो प्रेस आप देख रहे हो यहाँ पर इमेज में, ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर दो पावर से चलने वाले यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाले ये छोटे छोटे यहाँ पर रोल्स लगे हुए हैं, देख सकते हो, ये सिलेंडर्स हैं, ठीक है, ये सारे सिलेंडर्स हैं। यहाँ पर पेपर जाएगा अंदर और ये दोनों सिलेंडर्स उस पेपर पर प्रिंट करके यहाँ से उस पेपर को बाहर निकालेंगी। इसका सीधा मतलब है कि इसे बोलते हैं पावर ड्राइवन सिलिंड्रिकल प्रिंट, क्योंकि इसमें प्रिंट इन दो सिलेंडर की मदद से की जाती थी और यही दोनों सिलेंडर पे लेटर्स जो होते थे वो प्रिंट होते थे और वही प्रिंट इन पेपर्स पे छपता चला जाता है। इसी को बोलते हैं सिलिंड्रिकल प्रिंट, जो कि डेवलप किसने किया था, रिचर्ड एम होए ने किया था, ठीक है, रिचर्ड एम होए ने किया था। क्लियर है। इस प्रिंटिंग की खासियत ये थी कि एक घंटे में लगभग 8000 सीट प्रिंट कर सकता था। कितना, 8000, यानी कि जो काम पहले 50 सब्सक्राइबर्स के साथ किए जाते थे, याद करिए हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में 50 सब्सक्राइबर्स लगते थे एक बुक को छापने में, ठीक है। अब इसी की कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब रिचर्ड एम होए ने प्रिंटिंग डेवलप किया और उस प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि 8000 सीट को एक घंटे में छपवाना शुरू किया। न्यू चेंजेस यहाँ से होता है बच्चा। न्यू चेंजेस के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि मेथड ऑफ फीडिंग पेपर इम्प्रूव्ड, द क्वालिटी ऑफ प्लेट बिकम बेटर, ऑटोमेटिक पेपर रील एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ द कलर रजिस्टर वेयर इंट्रोड्यूस। यानी कि ये सारे चेंजेस किए गए थे। उसमें फीडिंग पेपर यानी कि पेपर को डालने की जो टेक्निक थी उसको बदला गया, प्लेट्स को और बढ़िया बनाया गया, ऑटोमेटिक प्रिंट लाया गया, ऑटोमेटिक पेपर रील लाए गए ताकि वो पेपर खत्म होने पे ऑटोमेटिकली उसमें फिल हो जाता था। फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल बनाई गई, ठीक है, साथ ही साथ वो और बढ़िया प्रिंट और क्लियर प्रिंट दे। अ सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट फॉलोड। 19th सेंचुरी में क्या होता है कि अब 6 कलर वाला प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब 6 कलर वाला जो प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट होता है, ठीक है, वो होता है 19th सेंचुरी में। साथ ही साथ वो जो प्रिंटिंग था अब वो एक कलर नहीं, अब वो एक साथ 6 कलर्स में प्रिंट कर सकता था। यानी कोई इमेज है तो अब वो इमेज और क्लियर और डिटेल से सामने आएगी। फ्रॉम द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड प्रेस एक्सलरेटेड प्रिंटिंग ऑपरेशंस। अब 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो 20th सेंचुरी ऑलमोस्ट 901 से स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, क्या होगा कि उस चीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड प्रेसेस आ गया और उसने एक्सलरेट प्रिंटिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया कि अब वो सारी मशीनें अब इलेक्ट्रॉनिक पे चलती थी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलनी शुरू होती है। साथ ही साथ जो प्रिंटर्स थे, ठीक है, यहाँ पर देखो, प्रिंटर्स पब्लिश कंटिन्यूसली डेवलप न्यू स्ट्रेटजी सेल देयर प्रोडक्ट। अब जो पब्लिशर्स होते थे वो नई नई स्ट्रेटजी निकालते थे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ये चीज़ 19th सेंचुरी में क्या हुआ, periodical serialize important novels which gave birth to particular way of writing। अब यहाँ पर 19th सेंचुरी में अब नोवेल्स छापे गए हैं, वैसे नोवेल्स जिनके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, जैसे आप लोग हैरी पॉटर पढ़ते हो ना,
ठीक है, उसी हैरी पॉटर के अकॉर्डिंग अब सारे बुक्स सीरीज में छपने शुरू हुए कि सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 एंड सीरीज 4। तो उसने लिखने का तरीका ही बदल दिया और रीडर्स को वो ज़्यादा कनेक्ट करने लगे। विच ऑफ द वन साइड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन 1930 पब्लिशर फियर और डिक्लाइन ऑफ बुक परचेज। जैसे ही अमेरिका से ग्रेट डिप्रेशन शुरू होता है तो 1930 में पब्लिशर को डर लगने लगा कि उनके जो बुक की परचेजेस हैं वो कम हो जाएंगी। तब जा करके उन्होंने कॉस्ट को कम करने के लिए, ठीक है, कॉस्ट को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये सेलिंग सीरीज बेचना शुरू किया। अब सेलिंग सीरीज जो होती थी वो सस्ती सीरीज होती थी, यानी कि वैसे बुक जो बहुत ही सस्ते में बनाए जाते थे। उनमें बुक्स के ऊपर ये बुक जैकेट पहनाया जाता था, डस्ट कवर पहनाया जाता था, ताकि बुक का जो अंदर वाला पार्ट है वो ज़्यादा देर तक सुरक्षित रह पाए और रीडर के पढ़ने लायक बच सके। ठीक है, और इसी को बोलते हैं डस्ट कवर और बुक जैकेट। ठीक है, जो कि 20वीं सेंचुरी में इन्वेंट हुआ था। क्लियर है? जो कि देन किसकी थी? देन थी वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की। अगले पे आते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट में सीधा सा मकसद है कि इंडिया में ना प्रिंटिंग का बहुत पुराना इतिहास रहा है। इंडिया बहुत पहले से ही मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रिंट करते रहा है, और मैन्यूस्क्रिप्ट को जब भी प्रिंट करता था इंडिया तो यूजुअली 3 लैंग्वेजेस का यूज़ होता था, संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन, और साथ ही साथ उसके जो लोकल लैंग्वेजेस हुआ करते थे उसमें। तो मैन्यूस्क्रिप्ट जब भी इंडिया के मिले हैं तो यूजुअली वो संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन और उनके स्थानीय भाषाओं में ही मिले हैं। आगे देखते हैं, ये देखिए, ये है इंडिया के मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, पांडुलिपि। अब ये थोड़े बहुत दे would be pressed between the wooden cover and sewn together ensure preservation, यानी कि उसको दोनों तरफ से क्या किया जा रहा था, दोनों तरफ से क्या किया जा रहा था, उसे लकड़ी के तख्ते से यानी कि वुडन ब्लॉक से उसे प्रेस किया जा रहा था, ताकि अंदर की जो पांडुलिपि है, अंदर के जो पेपर्स हैं वो सेफ और सिक्योर रहें। ये कुछ इमेजेस हैं पांडुलिपि के यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट के, देख सकते हो। ये ऋग्वेद का है, क्लियर है, और ये भी ऋग्वेद का है। लिमिटेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। अब लिमिटेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट पे आते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब हो जाएगा कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। एक्सपेंसिव होने के साथ ही साथ वो जल्दी फ्रेगिल यानी कि कमज़ोर होते थे वो। साथ ही साथ उनके स्क्रिप्ट को लिखना बहुत ही मुश्किल होता था। ठीक है, यानी कि जो ओरिजिनल होती थी उसकी कॉपी यानी कि डुप्लीकेट कॉपी बनाना बहुत ही मुश्किल होती थी, क्योंकि उसके जो लेटर्स होते थे वो टाइम के साथ थोड़े बहुत मिटने, उसके डिज़ाइन मिटनी शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से कॉपी करना ज़्यादा मुश्किल होता था। कॉपी वॉज एक्सपेंसिव, लेबोरियस एंड टाइम consuming business, so manuscript were not widely used in everyday life. Print comes to India. अब प्रिंट कम्स टू इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में प्रिंट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इंडिया में जो प्रिंट का डेवलपमेंट हुआ बच्चा, वो इंडिया में प्रिंट प्रेस का डेवलपमेंट सबसे पहले गोवा में पुर्तगीज मिशनरी लेके आए। कब? मिड 16th सेंचुरी में। फिर क्या हुआ कि जो जूइश प्रीस्ट थे उन्होंने कोनाकी लैंग्वेज सीखी, और सीख करके इंडिया के जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थी, जो लोकल लैंग्वेजेस थी, उनको सीख करके, संस्कृत को सीख करके उसके जितने भी ग्रंथ हैं उनको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना शुरू किया। By 1674 about 50 books had been printed in the Konaki and कन्नारा लैंग्वेज। ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द जो बुक्स थे 50 बुक्स को ऑलमोस्ट कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट करके छापा गया कोनाकी और कन्नारा लैंग्वेजेस में। कैथोलिक जो प्रिस्ट होते थे उन्होंने सबसे पहला तमिल बुक 1579 में कोची में छापा। उसके बाद मलयालम की सबसे पहली बुक छपती है 1713 में। ठीक है, अब इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डज नॉट ग्रो इन इंडिया टिल क्वाइट लेट, इवन थ्रू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन टू इम्पोर्ट प्रेसेस फ्रॉम द लेट 17th सेंचुरी, यानी कि 17th सेंचुरी आसपास में अब वो ब्रिटिशर्स यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस लेकर के भी आते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत कम मटेरियल छापे जाते थे। ये देखिए, ये साउथ इंडिया की इमेज है, और ये वाला जो पार्ट है वो बे ऑफ बंगाल का है, ये तमिलनाडु, ये केरला। ठीक है, ये इसलिए बताया गया है ताकि इससे आप समझ सकें कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट बुक तमिल में छापा गया। ठीक है, तमिलनाडु देख लो यहाँ पर। दूसरा जो है यहाँ पर देखो मलयालम में छपी गई। ठीक है, 1713 के अराउंड। तो ओवरऑल ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया है मैप की हेल्प से। अब ये है जेम्स अगस्टन हिक्की, जो कि जेम्स अगस्टन हिक्की जो हैं 1780 में क्या करते हैं, अपनी एक न्यूज़पेपर लॉन्च करते हैं। उस न्यूज़पेपर का नाम होता है बंगाल गजट, जो कि एक वीकली मैगजीन होता है। उन्होंने उस
उन्होंने उस वीकली मैगजीन को डिस्क्राइब किया था अ कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, यानी कि एक कमर्शियल पेपर है जो कि सबके लिए खुला है और जो किसी से भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। और ये है जेम्स अगस्टन हिक्की, ठीक है, जिन्होंने पब्लिश किया था क्या, बंगाल गजट को। ये न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेपर का एडिशन है जो कि छपा था 1781 में, ठीक है, 10 मार्च 1781 में। आप डेट भी देख सकते हो, हिकीज बंगाल गजट, जो कि वीकली मैगजीन था। आगे डिटेल डिस्कस करते हैं। सो इट वाज प्राइवेट इंग्लिश enterprise proud of its independence from colonial influence that began English printing in India, यानी कि वो सबसे पहला न्यूज़पेपर था जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में शुरू करवाया था, वो था बंगाल गजट, जो कि स्टार्ट किया था अगस्टस हिक्की ने, ठीक है। और उनको इस बात की गर्व थी, उस बात का गर्व था उनको कि वो एक इकलौता न्यूज़पेपर है जिसपे कोई भी ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। अगला है हमारा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिक्की को रोकने का काम शुरू किया, बट ही ऑल्सो पब्लिश अ लॉट्स ऑफ गॉसिप अबाउट द कंपनी सीनियर ऑफिसर्स, यानी कि अगस्टस हिक्किस ने क्या किया कि उसने कंपनी के बारे में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी उल्टा सीधा लिखना शुरू किया। उल्टा सीधा लिखने का मतलब ये है कि उन्होंने कंपनी के ऑफिसर्स जो भी घुसखोरी करते थे, जो भी करप्ट थे, उनके बारे में लिखना शुरू किया, जिससे प्रॉब्लम ईस्ट इंडिया कंपनी को होने लगी। तब उस समय के करंट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करते हैं कि परसुएटेड हिक्कीज, यानी कि हिक्की को निकालते हैं और न्यूज़पेपर को बंद करवाने का काम करते हैं। रीज़न क्या था कि वो न्यूज़पेपर ब्रिटिश की छवि, ब्रिटिश की इमेज को खराब कर रहा था और वो उसे और भी ज़्यादा सबों के सामने फेमस कर रहा था कि इनकी जो भी करप्शंस हैं वो किस तरह से किए जाते हैं। बाय द क्लोज ऑफ 18th century, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स अपीयर्ड इन प्रिंट। There were Indian to who began to publish Indian न्यूज़पेपर, यानी कि बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने अपना न्यूज़पेपर छापना शुरू किया, ठीक है। अब यहाँ पर है द फर्स्ट अपीयर वॉज द वीकली बंगाल गैजेट ब्राउट आउट बाई गंगाधर भट्टाचार्य हु वॉज क्लोज टू राम मोहन रॉय। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। अब रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स का मतलब ये हो जाता है कि अब जो प्रिंट के आने की वजह से इंडिया में जो रिलीजियस रिफॉर्म्स आए और जो पब्लिक डिबेट स्टार्ट हुए, उसमें क्या क्या योगदान रहा है और क्या क्या हो रहा था। डिफरेंट ग्रुप कंट्रोल द चेंज हैपनिंग विद इन कॉलोनियल सोसाइटी, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप थे उन्होंने जो कॉलोनियल सोसाइटी में जो भी चेंज हो रहा था उसके बारे में लिखना पढ़ना और लोगों को बताना शुरू किया। डिफरेंट वे ऑफर वैरायटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ बिलीफ ऑफ डिफरेंट रिलीजन। अब उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के जो भी बिलीफ्स थे उसको इंटरप्रेट करना शुरू किया। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, ठीक है, कुछ लोगों ने कंसर्न दिखाया, कुछ लोगों ने आर्ग्यूमेंट किया। अब ये हाल था रिलीजियस रिफॉर्म का इंडिया में। साथ ही साथ प्रिंटेड ट्रैक न्यूज़पेपर नॉट ओनली स्प्रेड द न्यू आइडिया बट दे स्प्रेड द नेचर ऑफ द डिबेट। साथ ही साथ उन न्यूज़पेपर में सिर्फ न्यूज़ नहीं होती थी, वो लोगों के सामने में एक टॉपिक, ठीक है, एक टॉपिक, एक इशू रखते थे जिस पे लोग डिबेट कर सकते थे, इस तरह से। अगले स्लाइड में हमारे पास ये है कि यहाँ पर आपको दो तरह दिख रहा होगा, एक तरफ रिफॉर्मर, दूसरी तरफ ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दो, टू रीच अ वाइडर ऑडियंस द आइडिया वेयर प्रिंटेड इन एवरीडे स्पोकन लैंग्वेज और ऑर्डिनरी पीपल। अब यहाँ पर जो बहस थी वो दो तरफ से थी, एक रिफॉर्मर्स के बीच में और दूसरा ऑर्थोडॉक्सी के बीच में। रिफॉर्मर्स वो लोग थे जो सोसाइटी में चेंज चाहते थे, ठीक है, जो सोसाइटी को बदलना चाहते थे, लेकिन ऑर्थोडॉक्सी वो लोग थे जो सोसाइटी को पुराने ही रीति रिवाजों से चलाना चाहते थे। अब ये बात, उसमें से राम मोहन रॉय पब्लिश करते हैं संवादा कौमुदी को, ठीक है, जो कि 1821 में। साथ ही साथ द हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन द समाचार चंद्रिका टू अप्रेस हिज ओपिनियन, यानी कि यहाँ पर एक तरफ रिफॉर्मर हम बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय की, जो कि स्टार्ट करते हैं संवादा, ठीक है, कौमुदी को, और साथ ही साथ जो ऑर्थोडॉक्सी थे वो इनको काउंटर करने के लिए समाचार चंद्रिका पब्लिश करते हैं।
फ्रॉम 1822 टू पर्शियन न्यूज़पेपर वेयर पब्लिश जाम जाम जहां नामा एंड शमसूल अकबर, यानी कि जो पर्शियन न्यूज़पेपर है उन्होंने दो न्यूज़पेपर लॉन्च किए, जाम जहांनामा एंड शमसूल अकबर। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों याद रखना। इन द सेम ईयर गुजराती न्यूज़पेपर द बॉम्बे समाचार मेड इट अपीयरेंस, और उसी साल क्या हुआ कि गुजराती न्यूज़पेपर भी आया जिसका नाम था बंगाल यानी बॉम्बे समाचार। आगे देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑन मुस्लिम एंड हिंदूज। अब यहाँ पर रिलीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा समाचार पत्र का या फिर तो प्रिंट का, उसको देखते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो उल्मा था यानी कि जो सरिया यानी कि मुस्लिम कानून होता है उसको बोलते हैं। अब वो मुस्लिम रूलर्स जब कोलैप्स करने लगे, उनकी डायनेस्टी जब कोलैप्स करने लगी तो वो चिंता में आ गए। ठीक है, दे फियर दैट कॉलोनियल रूल वुड इनकरेज कन्वेंशन चेंज द मुस्लिम पर्सनल लॉ। उनको डर था कि जब कॉलोनियल रूल है, जो अंग्रेज हैं, वो उनके बनाए गए कानूनों को, उनके सरिया कानूनों को, ठीक है, वो क्या कर देगा, अब बिगाड़ के रख देगा, यानी कि उनको हटा देगा। उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या किया, लिथोग्राफी प्रेस स्टार्ट किया। ठीक है, पब्लिश पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ होली स्क्रिप्चर्स एंड प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर एंड ट्रैक्ट। अब क्या किया कि सारे मुस्लिमों में अवेयरनेस फैलाने के लिए अब मुस्लिम रूलर्स ने अपने हिसाब से अपने लैंग्वेजेस में, ठीक है, प्रेस शुरू किया और उसमें लिथोग्राफिकल प्रेसेस और प्रिंट निकालना शुरू किया। साथ ही साथ अगर हम हिंदुओं की बात करते हैं तो हिंदुओं में क्या था कि हिंदुओं में टू प्रिंट इनकरेज एंड रीडिंग द रिलीजियस टेक्स्ट स्पेशली इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज। उन्होंने अपने रिलीजन को फैलाने के लिए, बचाने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि अपने वर्नाकुलर यानी कि स्थानीय भाषाओं में अपने अपने धर्म ग्रंथों को लिखना शुरू किया, ट्रांसलेट करना शुरू किया और लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। उसमें फर्स्ट प्रिंट आता है एडिशन रामचरितमानस का, जो कि तुलसीदास ने लिखा था 16th सेंचुरी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कम आउट फ्रॉम कोलकाता 1810 में। बाय द मिड 19th सेंचुरी चीफ लिथोग्राफी एडिशन फ्लोर नॉर्दर्न इंडियन मार्केट। फ्रॉम द 1830s नेवल किशोर प्रेस, अब याद रखना नेवल किशोर प्रेस कहाँ पर है, लखनऊ में है। एंड द श्री वेंकटेश्वर प्रेस कहाँ पर था, बॉम्बे में था। इन्होंने न्यूमरस रिलीजियस टेक्स्ट अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रेस करना शुरू किया, प्रिंट करना शुरू किया। अब इन दो प्रिंटिंग प्रेस का नाम बचा याद रखना, एक नवल किशोर प्रेस लखनऊ में और एक श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में। ठीक है, अगला है हमारा बाय द end of 19th century a new visual culture was taking space. With the setting up of an increasing number of printing press, visuals image could be easily reproduced in multiple colors. अब क्या हुआ कि अब प्रिंटिंग का यूज़ होने लगा कलर के फॉर्म में भी, यानी कि लोग अब अपनी स्टोरीज को, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग को अब वो पिक्चर की मदद से समझाना शुरू करते हैं, उनको प्रिंट करना शुरू करते हैं। पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा, यानी कि पेंटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक पेंटर के नाम दिया है राजा रवि वर्मा का। उन्होंने प्रोड्यूस किया इमेज फॉर मास सर्कुलेशन। उन्होंने बहुत सारे इमेजेस का मास सर्कुलेशन यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में उनका सर्कुलेशन शुरू किया। चीप प्रिंट एंड कैलेंडर्स इजीली अवेलेबल इन द बाजार, यानी कि जो सस्ते प्रिंटर थे और कैलेंडर्स थे वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते थे। कुड बी ब्राउट इवन बाय द पुअर और पुअर टू डेकोरेट द वॉल ऑफ देयर होम और प्लेसेस ऑफ वर्क। अब उन लोगों ने उन कैलेंडर्स का यूज़ किया अपने घरों को सजाने के लिए, अपने ऑफिसों को सजाने के लिए। दीज प्रिंट बिगन शेपिंग पॉपुलर आइडिया अबाउट द मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, द सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, अब इन सभी आइडियाज़ ने अब लोगों के अंदर कल्चर, ट्रेडिशन, पॉलिटिक्स के लिए उनकी जो सेंटिमेंट्स थे, उनके जो फीलिंग्स थे, उनको डेवलप करने का काम शुरू किया। लेकिन प्रिंटिंग का एक और यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं, अब प्रिंटिंग कार्टून के फॉर्म में भी होने लगी। दिखाई दे रहा है, अब प्रिंटिंग कार्टून के फॉर्म में भी होने लगी। इसका मतलब है कि 1870 में जो सर्कुलेशन था, ठीक है, अब वो कार्टून का भी होने लगा और साथ ही साथ उसको न्यूज़पेपर, जर्नल्स में भी उन कार्टून का यूज़ होने लगा। और कार्टून्स बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसी भी सीरियस मुद्दे को, किसी भी सीरियस इशू को मजाकिया तौर पे दिखाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ना बच्चों, इसका जो PDF होगा इस पूरे के पूरे होगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक में दे दूंगा। ठीक है, अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगला आते हैं वुमेन्स एंड प्रिंट। वुमेन्स एंड
फ्रेंड। अब वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं तो वुमेन एजुकेशन दो पार्ट में डिवाइड है, एक लिबरल हाउस होल्ड एंड फादर्स इन कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स फैमिली। यानी कि जब वुमेन्स की पढ़ाई की बात आई तो दो तरह की सोसाइटी में लोग थे, एक लिबरल हस्बैंड्स और फादर थे और दूसरा कंजर्वेटिव एंड ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी। जो लिबरल हस्बैंड और फादर होते थे वो अपने बच्चों को पढ़ने की परमिशन देते थे, वो घर की औरतों को पढ़ने की परमिशन देते थे। वुमेन्स वर्क एट होम एंड सेंड देम टू स्कूल व्हेन वुमेन्स स्कूल वेयर सेट अप in the cities and town after the mid-19th century. Many journals began carrying writing by the women and expanded why women should be educated। और बहुत सारे जर्नल्स छापी गई, न्यूज़पेपर छापे गए जिसमें ये समझाया गया कि औरतों को पढ़ाना क्यों जरूरी है। साथ ही साथ दे ऑल्सो कैरीड अ सिलेबस एंड अटैच्ड सुटेबल रीडिंग मैटर विच कुड बी यूज बाई होम बेस्ड स्कूलिंग। यानी कि वैसे स्कूल, होम बेस्ड स्कूलिंग का मतलब हो जाता है वैसे छोटे छोटे स्कूल जो घरों में खोले गए थे लड़कियों को एजुकेट करने के लिए। यानी कि एक छोटा सा घर है और उस घर में एक छोटे से रूम में 8-10 लड़कियों को बैठा के पढ़ाया जा रहा है, उसे ही बोला जा रहा था होम बेस्ड स्कूलिंग। कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स फैमिली में क्या होता था कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने पर ध्यान नहीं देते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर देखो कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव दैट लिटरेट गर्ल वुड बी विडो। यानी कि उनका मानना ऐसा था कंजर्वेटिव्स का कि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अगर हम लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते हैं लिखाते हैं तो उम्र भर कुंवारी ही रहेंगी, क्योंकि लड़के ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे और वो अपने से ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे। इसकी वजह से वो पूरी ज़िंदगी वो कुंवारी रहेंगी। एंड मुस्लिम्स फियर दैट एजुकेटेड वुमेन वुड बी करप्टेड बाई रीडिंग उर्दू रोमांस। मुस्लिमों का ये मानना था कि अगर हम अपनी औरतों को पढ़ने की परमिशन देते हैं तो उर्दू के सारे पोएम और पोएट्रीज पढ़ करके वो अपने धर्म को, अपने कल्चर को नष्ट करने का काम करेंगी। ये मानना था मुस्लिमों का, ठीक है। और हिंदू क्या मानते थे कि अगर लड़की पढ़ लिख गई तो वो जिंदगी भर कुंवारी रहेगी। यहाँ पर देखो समटाइम्स रेबल वुमेन्स डिफाइन सच प्रोहिबिशंस। कभी कभी कुछ रेबेलियंस भी होती थी वुमेन्स जो फेमिनिस्ट होती थी, जो औरतों के हक के लिए लड़ती थी। उन्होंने इस चीज़ को रोका कि औरतों को पढ़ाना जरूरी है। In Know the story of a girl conservative Muslim family of North India who secretly learned to read and write in Urdu. Her family wanted her to read only an Arabic Quran which he did not understand. अब बात करते हैं एक छोटी सी लड़की की जो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है और उसने क्या किया सीक्रेटली, ठीक है, लिखना और पढ़ना उर्दू सीख लिया। लेकिन उसकी फैमिली क्या चाहती थी कि वो अरबिक कुरान ही सीखे, लेकिन बच्ची को अरबिक कुरान पसंद नहीं था, उसे समझ में नहीं आता था। सो ही इंसिस्ट ऑन लर्निंग और रीड लैंग्वेज दैट वाज हर ओन। In East Bengal in the early 19th century, Devi, a young married girl in very orthodox household, learned to read and scurry to her kitchen. Later, she wrote autobiography अमर जीवन which was published 1876। अब यहाँ पर मार्क करना बच्चा। अब इसमें से एक सुंदरी देवी थी, उन्होंने एक बुक लिखा अमर जीवन, ठीक है, छिप छिप करके, और वो लिखा गया था 1871 में। इट वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश इन द बंगाली लैंग्वेज। यानी कि बंगाली लैंग्वेज की फुल लेंथ पब्लिश ऑटोबायोग्राफी कौन थी? अमर जीवन। ध्यान देना कब लिखी गई थी? 1876 में। यहाँ पर देखो पंडित रामाबाई को देख सकते हो आप, ताराबाई को देख सकते हो। ताराबाई वही जिसने लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे बच्चे। अब यहाँ पर इन 80s प्रेजेंट डे महाराष्ट्र दे रोट विथ पैशनेट एंगर अबाउट द मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन स्पेशली विडोज, ठीक है। अब 1980 में महाराष्ट्र में उन लड़कियों के बारे में लिखा गया जो अपर कास्ट विडो रहती थी, अपर कास्ट वुमेन्स की घर, मतलब घर की औरतों के बारे में लिखना शुरू किया। अगर पंजाब की बात करते हैं तो टू सिमिलर फोक लिटरेचर वॉज वाइडली प्रिंटेड फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। रामचंदा पब्लिश द फर्स्ट सेलिंग स्त्री धर्मा विचार टू टीच वुमेन्स हाउ टू ओबीडिएंट वाइफ्स। यानी कि जो रामचंद्र हैं वो पब्लिश करते हैं पहला सेलिंग स्त्री धर्म विचार, और वो स्त्री धर्म विचार ये सिखाती है किस तरह से औरत को एक ओबीडिएंट वाइफ बननी चाहिए। द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश चीप बुकलेट्स with the similar message. Many of these were in form of dialogue about the quantity of good women.
आगे बच्चा प्रिंट एंड द पुअर पीपल। प्रिंट और द पुअर पीपल का मतलब है किस तरह से जो प्रिंट है वो अब गरीब लोगों के लिए छपा जाता था। वेरी चीप स्मॉल बुक्स वेयर ब्राउट इन मार्केट एंड 19th सेंचुरी मद्रास टाउन एंड सोल्ड क्रॉसवर्ड्स अलाउिंग पुअर पीपल ट्रैवलिंग टू द मार्केट टू बाई। अब बात यह है कि जो सोसाइटी में गरीब लोग थे उनके लिए भी किताब छापने की जरूरत पड़ेगी, तो वो जो किताब छापते थे वो होती थी बहुत ही सस्ती बुक जो कि मार्केट में मिलती थी और कोई भी जाकर के उसे खरीद सकता था। एक थी पब्लिक लाइब्रेरीज। पब्लिक लाइब्रेरीज की बात करें तो वो सारे लोग जो अपने लिए बुक खरीद नहीं सकते थे उन्होंने क्या किया कि पब्लिक लाइब्रेरी में जा करके उन बुक्स को एक्सेस करके, ठीक है, उसी लाइब्रेरी में वो उस बुक्स को पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ करके जो भी नॉलेज परस्यू करते हैं उसे अपने गाँव शहरों और बाकी के लोगों तक फैलाते हैं। और वो जो लाइब्रेरीज थी वो लोकली गांव के लेवल पे, सिटीज़ के लेवल पे, टाउन के लेवल पे, इवन कभी कभी कुछ कुछ गाँवों में भी खोले जाते थे। ज्योतिबा फुले, ठीक है, लिखते हैं गुलामगिरी। ये है ज्योतिबा फुले, बहुत ही स्ट्रॉन्ग छोटी कास्ट से बिलोंग करने वाले हैं। उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लिखना शुरू किया और ये अपनी बुक्स में बताया कि किस तरह से बड़ी जात वाले छोटी जात वालों के साथ अन्याय करते हैं, ठीक है। और उस चीज़ को ज्योतिबा फुले ने बहुत बढ़िया से अपनी बुक गुलामगिरी में बताया था। द मराठा पेन और लोअर कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट रोड अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम, जो भी मैंने बताया। तो गुलामगिरी लिखी गई थी 1871 में। कब? 1871 में बच्चों। यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है। यहाँ पर देखो, इन 20th सेंचुरी अंबेडकर थे और महाराष्ट्र से, और ईवी रामास्वामी नायर थे। उन्होंने मद्रास से बेटर नोन पेरियर रोड पावरफुली ऑन कास्ट एंड देयर राइटिंग एंड रीड बाई पीपल ऑल ओवर इंडिया। प्रिंट और सेंसरशिप पे आ जाते हैं हम लोग। प्रिंट और सेंसरशिप की बात की जाए तो प्रिंट पे सेंसरशिप का मतलब है कि प्रिंट पर रोक लगाना। प्रिंट पर रोक लगाना। अब प्रिंट पर रोक लगाना इसलिए जरूरी हो गया कि कॉलोनियल पीरियड में प्रिंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के छवि को बहुत बर्बाद किया था, ठीक है। अब उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में इतना कुछ लिखा कि इससे सभी लोगों में, पूरे इंडिया के लोगों में ये पता चल गया, इंडिया के लोगों को ये पता चल गया ब्रिटिशर उसे कैसे लूट रहे हैं, कैसे उसे उसकी सारी संपत्ति को लूट के खा रहे हैं। तब क्या होता है, स्ट्रेंजली इट इज अर्लियर measure to control print matter were directly against Englishmen in India where critical company misrule and hated the action of particular company officers। यानी कि सीधी वही बात है, अभी मैंने जो आपको बताया, जैसे अब उनका लॉस होता था प्रिंटिंग की वजह से, अब उनका लॉस होता था जिसकी वजह से उन्होंने प्रिंट को सेंसर करना शुरू किया। सेंसर करने का मतलब है प्रतिबंध लगाना शुरू किया। अब यहाँ पर देखो, बाई 1820 कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट पास सर्टेन रेगुलेशन टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम। अब 1820 में कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया प्रिंट को सर्कुलेट करने के लिए, प्रिंट को कंट्रोल करने के लिए। एंड द कंपनी बिगन encouraging publication of newspaper would be celebrated British rule. Again, 1835 में faced with urgent petition by editors of English and vernacular newspaper, Governor General Bentinck agree and revise press law. Thomas Maclaurin, liberal officers formulate the new rule that restore the earlier freedom. तो ओवरऑल बच्चा यहाँ तक पूरा हो चुका है। फाइनली हम पहुँचते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे। तो इस पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पर कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था आफ्टर द रिवॉल्ट 1857 के बाद आया। जब रिवॉल्ट हो चुका सिंपली, तब उसके बाद आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब है कि जो भी किताबें स्थानीय भाषाओं में छप रही थी उनको बंद किया गया, ठीक है। मेजर लैंग्वेज वाली बुक्स छप रही थी, लेकिन जो स्थानीय भाषाएं, जो लोकल भाषाओं में छपने वाले बुक क्या किया गया, बंद कर दिया गया। It provides the government to extensive rights to censor, report and edition in the vernacular language. From now on, the government kept regular track of the vernacular language and newspaper published in different provisions. तो इस तरह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में लाया गया था, उससे पूरे के पूरे इंडिया के स्थानीय भाषाओं में छपने वाले किताबों को क्या किया गया, बैन किया गया। साथ ही साथ लास्ट में देखते हैं यहाँ पर कि पंजाब के रेवोल्यूशनरी जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था केसरी, ठीक है, 1907 में। दिस लेड टू
imprisonment 1908 provoking the dawn widespread protest all over the India। और फाइनली बाल गंगाधर तिलक को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। किसकी वजह से? ये बोला जाता है कि उन्होंने लोगों को उकसाया था प्रोटेस्ट करने के लिए। तो यहाँ तक बच्चा जो हमारा ये चैप्टर था प्रिंट आर्ट एंड कल्चर ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो जाता है। आपको थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैं दिखा देता हूँ कि आखिरकार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कैसे आते हैं 24 में। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो था बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू अराउंड 768 to 780 AD। ठीक है, नेम द ओल्डेस्ट जापानीज बुक डायमंड सूत्रा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म कैलियोग्राफी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, हु इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन जापान, बुद्धिस्ट मिशनरी, उसके बाद बुद्धिस्ट monk, who method of hand printing was developed in China। यानी कि ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर वाले में वो सब पूछे जा चुके हैं। इसका मतलब है कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने टच किया और उनके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सारे स्लाइड्स में दिए गए हैं, इसमें से कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट। देख रहे बच्चा, व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट मेंशन एनी टू लिमिटेशन ऑफ ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती थी, ठीक है, उसकी लिमिटेशन क्या है और क्यों 19th सेंचुरी में, ठीक है, वो उसका प्रोडक्शन जो है वो लो हो चुका था। तो ओवरऑल आप इस पूरे के पूरे पीडीएफ को आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अटैच कर दूंगा, जिससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी कि किस तरह से आखिरकार प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो बच्चा, अभी के लिए गुड लक। ठीक है, बढ़िया से पढ़ो।